कम्युनिटीज को, उसके ऊपर चर्चा होने वाली है। और यहाँ पे विजय सागर जी उनके कलीग मिस्टर अरुण कुमार नायर जी के साथ हम सबको संबोधित करने वाले हैं। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं टीम सोसाइटी नाउ की तरफ से आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी अपने अपने वीडियोस और अपने अपने माइक्स म्यूट कर दीजिए, यानी फिर हम लोगों को विजय सागर जी का और नायर जी का संबोधन अच्छी तरह से सुनने को आएगा। मैं वापिस एक बार सभी आपका स्वागत करता हूँ टीम सोसाइटी नाउ की तरफ से, कि सोसाइटी नाउ ये एक ऐसा ऐप है कि जो सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी को नए और जो भी उनके बाकी के एंसिलरी और अलाइड एक्टिविटीज है वो ऑटोमेट करने में और मैनेज करने में मदद करता है। मैं अभी विजय सागर जी से विनती करता हूं कि आप अपना संबोधन चालू कीजिए। एक बार जब ये संबोधन हो जाएगा, मेरा रिक्वेस्ट सभी लोगों से ये भी है कि हम सवाल और जवाब आखिर में लेंगे, उसके लिए हमने वक्त रखा है। और जो भी सवाल आपको भेजने हैं वो आप चैट पे भेज सकते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से हम लोग भी वो विजय सागर जी को और नायर जी को पूछ सकते हैं। थैंक यू। विजय सागर जी, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू। First of all, I thanks Society Now for giving me chance to deliver this speech and to guide the peoples. Thank you very much. मैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत में 91 ऑनवर्ड्स जुड़ा हूँ, और ये मैं जो जुड़ा हूँ वो जुड़ा हूँ केवल एक मिनट है, मेरे अरुण नायर का एक फोन। हाँ अरुण जी, ज्वाइन कर दो ना, ज्वाइन कर दो। ज्वाइन किया हाँ ज्वाइन करो, मैं ऑलरेडी ऑनलाइन हूँ। हेलो, या सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। एक्चुअली 91 ऑनवर्ड्स हूँ, और ये जो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत में मैं जो जुड़ा हूँ वो भी मेरे बिल्डर की कृपा से जुड़ा हूँ। तो उस वक्त से मुझे आज तक एक्सपीरियंस जितने आए, तो तब से मैं यहाँ से जुड़ा हूँ, और फिर में भी गया हूँ, और वहां जाके हमने लोगों को गाइड किया है। तो अभी उसमें क्या होता है, एक्चुअली जब हम ग्राहक लोग हैं, वो ग्राहक कभी भी कैजुअली हम लेते हैं हर एक चीज। जैसा अभी हम अगर ये करना है, हमको घर परचेस करना है, फ्लैट परचेस करना है, तो उसका क्या क्या देखना चाहिए वो हम देखते ही नहीं। मगर अभी हम बाजार में जाएंगे, 1 किलो आलू या टमाटर या प्याज लेंगे, तो उधर बहुत सारा देख के लेते हैं कि भाई 1 किलो बराबर नाप है या नहीं, खराब है क्या, उसमें क्या है। मैं खरीदी करते वक्त कुछ भी देखते नहीं, और एग्रीमेंट या सिर्फ ब्राउचर देखते हैं, और ब्राउचर से या एडवर्टाइजमेंट से हम लोग उनके बिल्डर के ऑफिस में जाते हैं। वहां पे हमको अच्छी तरह ट्रीटमेंट मिलता है एज अ ग्राहक। और एमबीए होने वाले जो लड़के होते हैं, लड़कियां होते हैं, वो वहां रखते हैं, तो आपका अच्छी तरह वेलकम करते हैं वो। और वेलकम करने के बाद आपको सब प्रोजेक्ट दिखाते हैं। आजकल तो अभी वो दिखा रहे हैं कि आपको ऑनलाइन सब दिखाते हैं। तो ये अगर आप ऑनलाइन सब देखने के बाद आप बाकी कुछ क्वेश्चन पूछते ही नहीं, सीधा निगोशिएशंस पे आते हैं और बुकिंग करते हैं। एक्चुअल में कैसा है, आपको कभी भी अपना घर लेते वक्त हमारा पूरा जो भी अभी जो पुराने लोग हैं वो तो पूरा पैसा अपना इकट्ठा करके बाद में घर परचेस करते थे। अभी नए लोगों को इमीडिएटली लोन मिल रहा है, लोन की फैसिलिटी बहुत अच्छी तरह है। तो वो जो आ रहे हैं वो फैसिलिटीज इतनी अच्छी तरह आ रही है कि लोगों को घर लेने में इतना दिक्कत नहीं हो रहा है, लोन लेने में दिक्कत नहीं हो रहा है। मगर जो लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट है, वो भी फाइल आजकल बिल्डर लोग क्या करते हैं, प्री अप्रूव्ड करके एक लेते हैं। हाँ? लोग प्री ले तो बैंक फिक्स रहता है, तो वो फिक्स बैंक हम बोलते हैं आप यहाँ से लोन ले लो। तो उसमें क्या होता है,
हमको हम ज्यादा देखते नहीं है कौन सा बैंक में जाना है, क्या जाना है, तो उसकी वजह से भी हमारा बाकी जो होता है, वो ग्राहक होता है, वो उसमें भी फंस जाते हैं। ऐसा मेरा एक अनुभव है, क्योंकि हम प्रोजेक्ट के रिलेटेड बाकी चीज हम देखते नहीं है। जैसा अगर हमको घर परचेस करना है तो क्या देखना चाहिए, तो उसका पहला लैंड टाइटल। तो लैंड टाइटल हमने नहीं देखा तो बहुत नुकसान होता है। अभी लैंड में क्या होता है, कोई लैंड डेवलपर होता है, वो डेवलपर जमीन देता है बिल्डर को डेवलप करने के लिए। तो कहाँ पे क्या रहता है कि लोग ये जो जमीन है वो जमीन लीज पे लेते हैं। तो लीज लीज में है या फ्री टाइटल है, ये चीज हमको पता नहीं रहती। बात ये तब अभी तो कैसा होता है, लोग घर लेने के लिए जाते हैं तो पैसा बुक करते हैं, एडवांस रकम देते हैं, फिर बिल्डर लोग कुछ कुछ ये करते हैं, अपना भर के देते हैं, और उसमें बोलते हैं आपका अगर नहीं आप किया तो आपका फोरफिट हो जाएगा अमाउंट वगैरह, ऐसा कुछ कुछ बहुत सारा चीज रहता है। एक्चुअली कैसा है, जब हम घर लेते हैं तो उसका जो एग्रीमेंट बनता है, तो वो एग्रीमेंट 1963 का फ्लैट एक्ट हिसाब से बनता है। और वो फ्लैट ओनरशिप एक्ट जो है वो 63 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लागू किया, और उसमें एग्रीमेंट कैसा चाहिए ये चीज भी उन्होंने लिखा है। तो एग्रीमेंट में क्या क्या चाहिए, ये अगर आपको देखना है तो वो 1963 का फ्लैट का एक रूल 11 है, उसमें मॉडल एग्रीमेंट का ड्राफ्ट भी दिया है। तो उसमें आपको क्या देना है बिल्डर ने, और बिल्डर आपको क्या देगा, और आप बिल्डर को कैसा पैसा देंगे, ये सब चीज उसमें रहती है। तो आपको ये देखना है कि एग्रीमेंट में सब चीज आया है क्या। अभी क्या करते हैं हम लोग, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं बिल्डर का, तो एडवर्टाइजमेंट में वो लिखता है वो 200 300 400 इतना हमारा अम्यूनिटीज है। अभी एम्यूनिटीज में कारपोरेशन की बस, वो भी वो हमारा एम्यूनिटीज है ऐसा बोलता है। तो ये हमको देखना है कि भाई एक्चुअल एम्यूनिटीज क्या क्या है, और एक्चुअल एम्यूनिटीज अगर प्रॉपर है तो वो सब एम्यूनिटीज हमारा एग्रीमेंट में आया है क्या। प्रोजेक्ट है और ये सब चीज मैं देने ही वाला हूँ, एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, ये चीज बोलते हैं बिल्डर लोग। तो इसलिए हमको देखना है कि भाई हम सब चीज एग्रीमेंट में आया है या नहीं है। ओके, तो ये आने के बाद हमको देखना है कि एग्रीमेंट में जो मेंशन करना है उसमें आपका अमाउंट कैसा कैसा देना है। तो वो एग्रीमेंट करने के पहले आपको उसने वो एग्रीमेंट का एक ड्राफ्ट देना चाहिए, और वो ड्राफ्ट अपने एक एडवोकेट को कम से कम 25 लाख 30 लाख 40 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ ऐसा घर का प्राइस है। तो इतना बड़ा अगर चीज लेना है हमको, तो ये इतना बड़ा चीज के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको देखना है कि भाई यस, ये हम जो घर ले रहे हैं उसके लिए थोड़ा खर्चा किया, एडवोकेट के पास गया तो भी चलेगा। तो उसमें एक्चुअल टर्म्स कंडीशन क्या है, वो वन साइडेड एग्रीमेंट है या हमारा भी कुछ उसमें है, तो यू कैन आल्सो आस्क देम टू चेंज समथिंग। और वो अगर चेंज नहीं करना चाहते हैं तो क्यों नहीं करना चाहते, उसकी जानकारी लेना चाहिए अपनी। अभी हमारे पास तो ऐसा केसेस आया है, गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर किया है, और वो एक्वायर किए हुए लैंड के ऊपर बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन किया है और बेचा है, और बाद में वो बिल्डिंग डिमोलिश किया है। तो ऐसा भी केसेस आए हैं हमारे पास। इसलिए हमने इसमें एक्चुअल में ज्यादा जानकारी लेना चाहिए। और सिर्फ एग्रीमेंट करने से आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि एग्रीमेंट हो गया इसका मतलब हो गया सब लीगल हो गया। लोग बोलते हैं ये रजिस्ट्रेशन हो गया एग्रीमेंट का, तो गवर्नमेंट ने रजिस्टर किया है इसका मतलब लीगल हो गया, ऐसा नहीं है। अगर अभी हमारे पास तो कुछ ऐसा किस्से भी आए हैं कि जो ताजमहल भी बेचा है और वो 2 दफा उसका सील डीड किया है। तो ये चीज है, आप देखना है कि सील एग्रीमेंट रजिस्टर हो गया। अभी एक फ्लैट दो लोगों को 3 लोगों को बेचा है बिल्डर लोगों ने। तो ये चीज आपने देखना है कि भाई हाँ, ये प्रॉपर्टी पक्की उसकी है क्या, उसको राइट्स है क्या, ये चीज आपने देखना है।
बिल्डर कुछ नहीं देखेगा, या गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन फीस लेगा, स्टैम्प ड्यूटी लेगा, बस गवर्नमेंट का ड्यूटी खत्म। इसलिए हमको देखना है ये कि हम जो ले रहे हैं बराबर है क्या। जैसा आलू प्याज लेते वक्त जैसा देखते हैं, शर्ट डालते हैं मॉल में जाके 10-10 चेंज करके देखते हैं साइज बराबर है क्या, हमको दिखता है क्या अच्छी तरह, वैसा ये भी है। इसलिए हमको देखना है कि भाई ये प्रॉपर है या नहीं है। अभी जब हम फ्लैट फ्लैट का एग्रीमेंट करते हैं, उसके लिए हमको अभी नया रेरा एक्ट है। वो रेरा एक्ट के मुताबिक 10% अमाउंट उनको देने के बाद आपका देखना है कि ये 10% के बाद एग्रीमेंट रजिस्टर है या नहीं है, वो हमको चेक करना है। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट 10% के बाद होना ही है। अगर वो बिल्डर कैन डिमांड हिम, you can sue him in RERA also, even in consumer court also. इसलिए हमको बिल्डर के हम सजग रहना एज अ कंज्यूमर। अभी क्या होता है, जब हम घर लेने के लिए जाते हैं तो हम अकेले लोग रहते हैं, और घर लेने के बाद जब हम एक्चुअल पोजीशन में आते हैं तब हम सब लोग मिलते हैं थोड़ा बहुत, वो भी अगर प्रॉब्लम्स है तो। प्रॉब्लम्स नहीं है तो कोई, सबको लगता है मैंने फ्लैट लिया है, मेरा 2 बेडरूम का है, 4 बेडरूम का है, 5 बेडरूम का है, तो ऐसा नहीं है। हर एक आदमी ने पैसा दिया है और पैसा दे के ही घर लिया है। तो ठीक है, 2 या 4 बेडरूम कितना भी होने दो, हर एक आदमी ग्राहक है, तो ये हमको समझना चाहिए। तो हम ग्राहक पंचायत की तरफ से लोगों को वही समझाते हैं कि भाई आप इकट्ठा रहो तो आपके प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। इसलिए हमको कभी भी इकट्ठा रह के अगर किया तो आपका जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकते हैं। अभी पूना में जब आप घर लेने के जाने के बाद जब घर का पोजीशन लेने के लिए जाते हैं, तो पोजीशन लेते वक्त बिल्डर ने जॉइंट वेंचर किया रहता है एक लैंड ओनर के साथ। तो लैंड ओनर को उसने पैसा नहीं दिया है, ऐसा भी सिचुएशन आता है। तो उस केस में क्या होता है, वो बिल्डर का और उनका 40% 60% ऐसा कुछ ना कुछ तो एग्रीमेंट रहता है। तो वो जो एग्रीमेंट रहता है, वो एग्रीमेंट में क्या कंडीशंस है, वो डेवलपमेंट एग्रीमेंट क्या है, ये हमको परचेस करने के पहला देखना है, उसका कॉपी पढ़ना है पूरा। फिर उसका लैंड का बोलते हैं पुणे में उसको, या टाइटल इंग्लिश में, और वो देखने के बाद फिर हमको आगे जाना है। और क्या होता है, अभी रेरा में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है उनको वेबसाइट के ऊपर, तो ये अच्छी चीज है कि उनको सब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फिर उसका जो प्लान है, दैट प्लान हैज टू बी सैंक्शन बाय लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और इफ कॉर्पोरेशन इज नॉट देयर इन दैट केस कलेक्टर। मगर बहुत सारा जगह पे कॉर्पोरेशन के बाहर का एरिया है, वहां पे ग्राम पंचायत लेते हैं लोग, और ग्राम पंचायत अप्रूव्ड है मेरा ये स्कीम वगैरह ऐसा लेके हमको बेचते हैं, तो इट इज इलीगल कंस्ट्रक्शन। Gram Panchayat doesn't have any authority to make do the sanction of that flat scheme. Okay, so sanctioning authority is collector or corporation, and corporation में जब sanction करते हैं प्लान, तो वो sanction में जो प्लान सैंक्शन करते हैं वहां आपका लेआउट, जो आपका जगह है उसका लेआउट, फिर हर एक बिल्डिंग का प्लान, स्ट्रक्चर है उसका जो भी कुछ है वो स्ट्रक्चरल, तो ये सब चीज आपके अगर है तो ही आपको ये कारपोरेशन सैंक्शन करता है। मगर आजकल क्या हो रहा है, कारपोरेशन भी सैंक्शन करते वक्त बहुत सारा चीज देखता नहीं है, या बिल्डर लोगों ने बहुत सारी जगह, अभी मेरा एक्सपीरियंस है ये, मैं जो भी कुछ बात कर रहा हूँ जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, कि लोगों को डेवलपमेंट एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटर्नी जेरोक्स करके दिए हैं। इसलिए हमको बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है एज अ ग्राहक, क्योंकि कारपोरेशन वाला ऑफिसर जो सैंक्शन करके निकल जाता है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मगर हमको फर्क पड़ता है क्योंकि हमने घर लिया है। इसलिए वो सैंक्शन प्लान प्रॉपर है क्या नहीं है, या जेरोक्स है, डुप्लीकेट है, या पावर ऑफ अटर्नी डुप्लीकेट है, या एग्रीमेंट का एग्रीमेंट डुप्लीकेट है, ये चीज हमने देखनी है। पूना में न्यूज बहुत बड़ा 2-3 साल से आपने देखा होगा, 66,000 कंस्ट्रक्शन इलीगल है।
अभी बहुत सारे बिल्डर क्या करते हैं, अपना 10 फ्लोर तक सैंक्शन लेंगे और 12 फ्लोर कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये भी चीज कर रहे हैं। इसलिए वो देखना है कि अपना फ्लोर उसमें इंक्लूड है क्या, और वो अगर इंक्लूड नहीं है तो हमने वो फ्लैट लेना नहीं है। नहीं तो बिल्डर बोलता है हाँ वो क्या है, ये प्रोसीजर है, अभी 10 मंजिल तक ही लेना है, बाद में हमको पूरा लेना है, ये प्रोसीजर रहता है, और हमारा ग्राहक है वो उसमें फंस जाता है। एक्चुअली में कैसा है, देर इज प्रोसीजर इज लाइक दैट यू। अभी तो रेरा है, रेरा में तो ऐसा है, सैंक्शन प्लान आने के बाद ही आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, मगर लोग एडवर्टाइज वैसा ही कर रहे हैं, पहला बहुत करते थे इसमें, अभी थोड़ा शायद कम आ गया है। और दूसरी चीज है, रेरा में डॉक्यूमेंट अपलोड किया, लीगल डॉक्यूमेंट, इसका मतलब वो लीगल है, ये भूल आप मत करना, क्योंकि रेरा अथॉरिटी के पास चेकिंग के लिए कुछ भी प्रोविजन नहीं। जो भी कुछ डॉक्यूमेंट बिल्डर अपलोड करता है दैट इज अपलोड, तो वो उसकी जिम्मेदारी बिल्डर की रहती है, रेरा के ऊपर नहीं है। तो एक्चुअली हमारा गवर्नमेंट को तो विनती भी है, हमने बहुत सारा रिक्वेस्ट भी किया है कि अगर आपके पास जमीन का ऑलरेडी पूना में या महाराष्ट्र में पूरा अभी जमीन का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है, तो ये रिकॉर्ड आपके पास अगर है, तो ये रिकॉर्ड में अभी समझो एक जमीन है 10,000 स्क्वायर मीटर का, उसके ऊपर अगर प्रोजेक्ट आ रहा है, तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है, कारपोरेशन है या आपका कलेक्टर है। तो वो जो रिकॉर्ड आ रहा है आपके इसमें, तो वो रिकॉर्ड आप इसमें अपलोड कर दो कि भाई यस इतना बिल्डिंग है और इसमें 1,000 समझो फ्लैट हो रहे, तो 1,000 फ्लैट में से एक फ्लैट का एग्रीमेंट रजिस्टर हो गया। एग्रीमेंट किधर रजिस्टर कर रहे हैं हम, गवर्नमेंट के पास रजिस्टर कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर होने के बाद वो 1,000 में से एक फ्लैट कम होना चाहिए, तो 999 फ्लैट्स अभी बचा है, और उसका ये है ऐसा सब लोगों को, कंज्यूमर को मिलना चाहिए, अगर ये नहीं है। एक्चुअली हमारा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का ये डिमांड रहा है, और बहुत सारा हम प्रयत्न भी कर रहे हैं, मगर हमको इतना थोड़ा मिल नहीं रहा है, क्योंकि इसमें कैसा है, बहुत सारा पैसा है रियल इस्टेट में, और उसकी वजह से पॉलिटिकल लोग भी उनके दबाव में आते हैं, और इसलिए ये प्रॉब्लम है। मगर हम इवन बिल्डर एसोसिएशन को भी रिक्वेस्ट करते हैं, या क्रेडाई है वहां पे, उनको भी रिक्वेस्ट किया है हमने कि आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, उनका जो एसोसिएशन है वो उनके ग्राहक ने, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जो ग्राहक का ही संगठन है, ग्राहक ने किया हो, तो उसमें सब लोग जुड़ गए, तो हमको ये चीज हम निकाल सकते हैं उनसे, और हम यूनाइटेड रहेंगे तो ये चीज कर सकते हैं। अभी आपने एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट करते वक्त तो आप पढ़ते भी नहीं है, मगर एग्रीमेंट में एक लाइन रहता है कि मैंने ये एग्रीमेंट पढ़ा है, मैंने ये सैंक्शन प्लान देखा है, मैंने टाइटल सर्च रिपोर्ट, उसका सब इंफॉर्मेशन रहता है एग्रीमेंट में, ये सब मैंने देखा है और मुझे बिल्डर ने दिखाया है, ऐसा सब उसमें बोलते हैं। तो ये चीज बोलने के बाद हम साइन करते हैं, इसलिए हमने पढ़ा नहीं डॉक्यूमेंट, ऐसा नहीं हो सकता है। मगर कोई आदमी पढ़ता नहीं है, वो 32 पेज या 40 पेज का डॉक्यूमेंट रहता है, उसमें अटैचमेंट्स रहते हैं बहुत सारा, तो वो हम देखते नहीं है, और इसकी वजह से हमको प्रॉब्लम आते हैं, कंज्यूमर को प्रॉब्लम, इसलिए हमने देखना चाहिए। तो ये अगर हमने देखा नहीं है, तो आपका जिम्मेदारी होता है, आपका निग्लिजेंस होता है। अभी उसमें आप एग्रीमेंट करने के बाद में आपको एग्रीमेंट में बहुत सारा लिखा रहता है, जैसा आपको स्ट्रक्चर, ये एमिनिटीज का चार्जेस देना पड़ेगा, ओके। तो आप उसमें आपको पहला क्या होता है, एक एस्टीमेट देते हैं बिल्डर लोग, और वो एस्टीमेट में दिखाया रहता है कि इसमें आपका ये है एस्टीमेट में कि ये चीज है, वो चीज है, उसमें पार्किंग का इतना है, लाइट मीटर का इतना है, सोसाइटी आप रजिस्ट्रेशन का इतना है, ऐसा बहुत सारा रहता है। अभी मेरे ग्राहक दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक्चुअली ये ओपनली मैं बोल रहा हूँ, सोसाइटी फॉर्मेशन के लिए मैक्सिमम 700 रुपीज पर हेड खर्चा आता है, और आप सब लोग सोसाइटी में है ऑलरेडी, कोई तो आपका सोसाइटी रजिस्टर होगा या रजिस्टर हो, व्हाटएवर, और उस एग्रीमेंट में
सोसाइटी फॉर्मेशन के लिए बिल्डर लोग लेते हैं, ये गलत है। आप देखो 1000 लोगों का अगर सोसाइटी है, 600 रुपए पर हेड कैसे, एक फ्लैट एक सोसाइटी का एक मेंबर के लिए 5 शेयर, तो 5 शेयर का 100 रुपए का एक शेयर, और वो 500 रुपए हो गए 600 रुपया, तो ये रुपया लगता है, और वो 600 रुपया के लिए एक अकाउंट ओपन, हाउसिंग फेडरेशन है, तो उधर 5.5 का फ्लैट किया, तो इसलिए 700 रुपये जो इंटू 5000, तो उसमें से 1000 पकड़ो सोसाइटी, चलो तो 4 इंटू ज्यादा क्यों देना है? अच्छा अभी तो भाई इतना पैसा खातर लोग होंगे, तो उन्होंने बोलना चाहिए उनको, मगर ग्राहक की लूट है, ये हमने रोकना चाहिए। मगर तो हम सिंगल 7000 से 10,000 दिया है, ये चीज आपको पता चलेगा। एमएससीबी के पास से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से आप ये कोटेशन डिमांड कर सकते हैं। फिर आपका लाइट बिल आता है, उसमें भी होता है कि आपका कितना डिपॉजिट भी था, तो उससे अगर पता चलेगा तो 7 से 10,000 सिर्फ खर्चा आता है। अभी उसमें कभी कभी देता है केबल बाय पार्टी, या उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एमएससी कंज्यूमर ने देना चाहिए या प्रोजेक्ट में बिल्डर ने देना चाहिए, ऐसा होता है। तो वो केस में जो भी पैसा लगा है बिल्डर का उस चीज के लिए, वो एमएससीडीसी लाइट बिल में हमको उसका फायदा देना चाहिए। और वैसा ये एक्ट है, तो उस एक्ट के हिसाब से हमको ये मिलता है, और वो पैसा कंज्यूमर के लाइट बिल से डिडक्ट होना चाहिए। जब तक डिडक्ट नहीं हो रहा है तब तक उसका पैसा डिडक्ट होते जाना चाहिए मंथली, मगर ये चीज होता नहीं है। इसलिए हमको देखना है कि हमारा जो भी कुछ एमएससीबी का पैसा है, अभी उसमें क्या है, बिल्डर लोग 50,000 से 1,00,000 रुपए तक लेते हैं सिर्फ लाइट मीटर के लिए। अभी आप देखिए 10,000 भी पकड़ा एक मीटर का, तो कम से कम 40,000 से 90,000 तक रुपए पर फ्लैट। अगर 1,000 फ्लैट की स्कीम है तो कितना पैसा हो गया आपका, देखो आप खुद देखिए। इसलिए हमको ये देखना है कि एमएससीबी या लाइट मीटर के लिए जो भी पैसा गया है उसका एक्सिस पैसा हम कैसा वसूल कर सकते हैं, और वो हम वसूल कर सकते हैं, ये भी बोलता हूँ आपको मैं। अभी आप लोगों ने जब ये फ्लैट ले लिया तो एग्रीमेंट किया, उस वक्त वन टाइम मेंटेनेंस करके बिल्डर ने लिया होगा। एक्चुअल क्या है, वन टाइम मेंटेनेंस ये ले नहीं सकते हैं, बिकॉज 1963 का फ्लैट ओनरशिप एक्ट में भी वैसा प्रोविजन नहीं है। कम लोगों ने, अगर आपने फ्लैट बुक किया तो 60% लोगों ने फ्लैट बुकिंग किया तो सोसाइटी रजिस्टर करनी चाहिए, ऐसा प्रोविजन है 1960 का कोऑपरेटिव एक्ट और 1963 का फ्लैट ओनरशिप एक्ट, उसमें ये ऑलरेडी प्रोविजन है। मगर
हमारे यहाँ पे सोसाइटी आपके सब लोग रहने को आने के बाद भी कभी कभी तो 10-10 साल नहीं बनती है, और लोगों को पता है कि भाई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होना है, उसका शेयर सर्टिफिकेट हमको मिलना है, उसका कन्वेंस डीड होके जगह हमारे नाम पे आनी है, तभी आप आपके फ्लैट के ओनर है। मगर ये लोगों को पता ही नहीं रहता है कि हम लोग ये सोसाइटी ये अपना फ्लैट का ओनर है या नहीं है। ये चीज होती है, क्योंकि हमने एग्रीमेंट किया, हमने फ्लैट का पोजीशन लिया, पोजीशन लेने के बाद पूजा वगैरह कर दिया, घर में वास्तु शांति कर दिया और रहने को गए। रहने को जाने के बाद हमको लगता है चलो हम ओनर हो गए फ्लैट का। यू आर नॉट ओनर ऑफ योर फ्लैट अंटिल कन्वेंस डीड हैज बीन कंप्लीटेड। अगर आपके पास कारपोरेशन का टैक्स रिसीट आया, आपको लगेगा चलो कारपोरेशन का टैक्स रिसीट आया, दैट मीन्स आई एम ओनर ऑफ दिस फ्लैट। वो टैक्स रिसीट के नीचे आप अगर देखेंगे एक नोट रहती है, हमने जो भी टैक्स लिया है आपसे, दैट मीन्स नॉट यू आर ओनर ऑफ योर प्रॉपर्टी, योर टाइटल इज नॉट ऑन योर नेम। झोपड़पट्टी भी है तो भी उसको टैक्स ले सकते हैं, और आपका घर अगर इलीगल कंस्ट्रक्टेड है तो भी टैक्स ले सकते हैं कारपोरेशन। मगर आपका टाइटल कब क्लियर होगा? जब आपकी सोसाइटी रजिस्टर हो जाएगी। सोसाइटी रजिस्टर होने के बाद आपका जो सोसाइटी में आपने जो भी कुछ रजिस्ट्रेशन के बाद एक ठहराव किया, ठहराव करके एक कमिटी को आपने कुछ दे दिया कि भाई ऐसा है, ये लोगों को हम नॉमिनेट कर रहे हैं कन्वेंस डीड के लिए। फिर खरीदी खत होता है, उसको बोलते हैं कन्वेंस डीड, इंग्लिश में बोलते हैं। और वो होने के बाद में आपका जमीन के ऊपर जो ओल्ड जमीन मालिक है उसका नाम हट जाता है और उसके ऊपर सोसाइटी का नाम आता है, तभी आपका खरीदी, आप उसके मालिक होते हैं। मगर ये अभी पुणे में ये प्रॉब्लम है। पहली बात तो सोसाइटी रजिस्टर नहीं हो रही है। सोसाइटी रजिस्टर नहीं कर रहे तो हम विदाउट बिल्डर भी सोसाइटी कर सकते हैं, ये भी लोगों को पता नहीं है। उसको बोलते हैं डीम्ड सोसाइटी। और ये साखर संकुल में जाके आपको एप्लीकेशन दे दिया तो डीम सोसाइटी आप कर सकते हैं। अभी पहला था 60% लोगों को आपने कम से कम आपके साथ चाहिए, तभी आपका सोसाइटी रजिस्टर हो सकता है। मगर अभी वो एक्ट चेंज हो गया है, अभी 50 डीड या सॉरी डीम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोसीजर बहुत सिंपल है। यू हैव टू जस्ट गिव वन एप्लीकेशन टू दी, फर्स्ट गिव नोटिस टू दी बिल्डर, हम सब मिलके, जो भी फ्लैट होल्डर है वो मिलके, और आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो हम कर सकते हैं करके साखुर संकुल में जाके वहां पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो वैसा ही है डीम कन्वेंस। सोसाइटी हो गई आपकी, मगर फिर भी बिल्डर सोसाइटी कन्वेंस डीड करने के लिए रेडी नहीं है, तो यू कैन डू डीम कन्वेंस ऑल्सो। तो डीम कन्वेंस के लिए आपको वही वापस साखर संकुल जो डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार रहता है, बाकी जगह भी जो पुणे छोड़ के अगर मुंबई में है या किधर भी महाराष्ट्र में है, तो वो लोग वहाँ डीम कन्वेंस के लिए डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन दे सकता है। और उसमें डीम्ड एज अ बिल्डर को नोटिस निकलता है। बिल्डर को नोटिस निकलने के बाद बिल्डर नहीं अगर आया, उसने नहीं रिस्पॉन्स दिया, तो आपको रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट देता है, वो सर्टिफिकेट लेके आपको जाके कन्वेंस डीड करना है। अभी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है कि कन्वेंस डीड जो भी हम करते हैं तो उसको बहुत खर्चा आता है, ऐसा लोगों को लगता है। ये लोगों की गलत फहमी है। एक्चुअली जब आपने फ्लैट परचेस किया है तो आपने वहां पे स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास दिया रहता है। तो आपका जो भी सोसाइटी है वो सोसाइटी का अगर आप सब लोगों का स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का चार्जेस का रिसीट इकट्ठा करेंगे, एक्सेल में वर्कआउट करेंगे, तो टोटल स्टैम्प ड्यूटी जितनी आपने भरी है वो जमीन और बिल्डिंग का मिलके उसका एक्सीड होता है। इसलिए सिर्फ 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपका कन्वेंस डीड होता है। मगर बिल्डर लोग आपको 3000 10,000 पर हेड लेते हैं कन्वेंस डीड के लिए, वो भी गलत है। इसलिए आपको देखना है
कि भाई टाइटल मेरे नाम पे करना है, कैसा करना है। अभी उसमें प्रॉब्लम क्या है, हमको इकट्ठा होना जरूरी है और हम इकट्ठा होते नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टीज बैठी है यहाँ पे, वो ये यूपी का है, ये बिहार का है, ये जो भी हमारा लोग है, हमारा जो भी कुछ महाराष्ट्र में या पुणे बॉम्बे में कहाँ भी या कहाँ भी जिसने फ्लैट लिया है, इट इज अ मिनी इंडिया। तो हमने ये सोचना है, हम ग्राहक है पहले, और हर एक ग्राहक ये आपको इतना याद रखना है, हर एक ग्राहक ग्राहक होता है पहला, बाद में उसका बाकी चीज आता है। क्योंकि हम जन्म लेते हैं हॉस्पिटल में लेते हैं, यू आर कंज्यूमर। बाद में आप जो भी एजुकेशन लेते हैं, यू आर कंज्यूमर। शादी करते हैं, यो उधर भी आप कंज्यूमर है, बहुत सारा परचेस करना पड़ता है। हॉल शादी के लिए परचेस करते हैं, वो भी कंज्यूमर है। तो आप मरने के बाद भी कंज्यूमर है। हिंदू है तो उसको लकड़ी लगती है, उधर कंज्यूमर है। मुस्लिम या क्रिश्चियन है, उसको कॉफिन लगता है, यू आर कंज्यूमर। इसलिए हम लोग यूनाइटेड होंगे तो हम लोगों को हम लोग यूनाइटेड होंगे तो ये सब हम नीचे बैठ सकता है। उसमें एक संस्कृत में हमारा सुभाषित है, हमारे जो फाउंडर है मिस्टर बिंदु माधव जोशी, उन्होंने मराठी में लिखा है, उठताला आपण तर नमतील विघ्ने। इसका मतलब क्या, अगर आप खड़े होंगे तो आपकी समस्या नीचे बैठेंगी, हम यूनाइटेड होंगे तो आपकी समस्या नीचे बैठेंगी। इसलिए हमको ये करना है। अभी आपको मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूँ। अभी आपने फ्लैट लिया, कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने फ्लैट मेजर करके देखा? मुझे लगता है 1% भी नहीं होंगे। आपने शर्ट लेते वक्त देखते 42 इंच है या नहीं है, आलू टमाटर लेते वक्त देखते बराबर है या नहीं है। मगर सैंक्शन प्लान के हिसाब से आपका जो भी कुछ फ्लैट का एरिया है, वो एरिया है क्या, ये आपने देखना है। और उसको मेजर करना बहुत सिंपल है। 1963 का फ्लैट ओनरशिप एक्ट, उसके मुताबिक आपको फ्लैट बेचना है वो कारपेट एरिया के ऊपर ही बेचना है। मगर बिल्डर लोगों ने हम सब कंज्यूमर्स को उल्लू बनाया। वो क्या बोलते हैं, हम बिल्टअप पे बेचते हैं, कोई बोलता है सुपर बिल्टअप पे बेचते हैं, कोई बोलता है सेलेबल एरिया बेचते हैं। अभी इसका क्या है वो आपको बताता हूँ। अभी कारपेट एरिया मींस इंटरनल रूम डायमेंशन, इट कम नहीं है, वो आपने देखना है। तो कारपेट एरिया कैसा गिनना है आपको, इंटरनल डायमेंशन आपको गिनना है। अभी 8 स्टैंडर्ड में आपने सीखा होगा व्हाट इज एरिया। एरिया मींस लेंथ इनटू विड्थ इक्वल टू एरिया। तो वो एरिया आप इंटरनल, आपके पास अगर कपड़े का टेप है, या अभी आजकल तो हर एक के पास टेप रहता है, क्योंकि कितना इंच बड़ा हो गया, मैं कम हो गया, ये हो गया, ये बहुत नापते हैं आजकल, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हम। तो वो टेप से या फुट पट्टी होगी आपकी, तो उससे लेंथ इनटू ब्रेथ आप चेक करेंगे तो यू विल गेट एरिया। तो हर एक रूम का एरिया गिनो और उसको ऐड करो, तो हो गया आपका कारपेट एरिया। अभी बिल्टअप एरिया मीन्स क्या, आपका फ्लैट का अंदर का डायमेंशन और आपका बाजू वाले फ्लैट में दूसरा आदमी है तो उसका जो दीवार आएगी वो दीवार का आधा, तो वो हो गया आपका बिल्टअप एरिया। जहां पे दीवार कॉमन नहीं है वो फुल दीवार आपकी। अभी दीवार का डायमेंशन क्या रहता है यहाँ पे, अभी आजकल 6 इंच और 4 इंच रह रहा है, पहला 13 इंच और 9 इंच था, अभी 6 इंच और 4 इंच हो गए, या 9 इंच और 6 इंच, ऐसा एरिया रहता है। तो आप वो गिनेंगे तो अभी देखिए, एक 10 फीट बाय 10 फीट का अगर रूम लिया तो उसका एरिया कितना हो गया, कारपेट एरिया हो गया 100 स्क्वायर फीट। और उसका बिल्टअप एरिया कितना है, अभी आधा आधा अगर वॉल दूसरे का है तो 6 इंच बाय 6 इंच आपका, तो 11 बाय 11, इसका मतलब हो गया 121 स्क्वायर फीट। मगर बिल्डर लोग लोडिंग क्या करते हैं बिल्टअप के नाम पे, 35% 40% कारपेट एरिया के ऊपर, और एग्रीमेंट में लिखते वक्त लिखते हैं कारपेट एरिया, वहां पे बिल्टअप या सुपर बिल्टअप नहीं लिखते हैं। और हम लोग एडवर्टाइजिंग देखते हैं तो ये चेक करना है हमको कि हमारा एरिया कितना है, दूसरा बाजू वाला बिल्डर है उसका एरिया कितना है। एरिया आप चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि भाई
ये एरिया प्रॉपर है या नहीं है। क्योंकि जो दो बिल्डर अगर है, एक बिल्डर कारपेट पे बेचने को गया, दूसरा बिल्डर बिल्डर पे, तीसरा सेलेबल पे गया, तो सेलेबल वाला बिल्डर सस्ता है, मगर आपने कंपेयर करना है कारपेट एरिया से, और वो किया आपने तो भी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल रेट क्या है, और वो एक्चुअल रेट आपको निकालना है मार्केट सर्वे करते वक्त, मगर ये सर्वे कोई करता ही नहीं। ये प्रॉब्लम हमारा है। अभी हमने अगर देखा पुणे में, तो मेरे पास जितना भी केसेस आया तो उसमें 10 स्क्वायर फीट से 30 स्क्वायर फीट कम से कम है एरिया। तो इसलिए हमको देखना है कि भाई एरिया हमारा कितना है। अगर आप अभी उसमें भी हम क्या होता है, अरे यार दान दो 10 स्क्वायर फीट कम, क्या फर्क पड़ता है। अभी पूना में 5,000, 10,000, 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट है। हमारा बिल्डर एग्रीमेंट करता है तो 824.5 स्क्वायर फीट ऐसा लिखता है, और हमने 10 स्क्वायर फीट ऐसा ही छोड़ना है? नहीं छोड़ना है। हमने देखना है कि भाई यस एरिया प्रॉपर है या नहीं है। अगर नहीं है तो वी शुड सी दैट our whatever amount has been given to the builder it can be recovered। अभी वो कैसा रिकवर करना सब मैं बोलता हूँ, बाद में एक एक चीज बोलता हूँ। अभी आपने जो एरिया का देखा अभी, तो एक 10 स्क्वायर फीट अगर कम हो गया और 1,000 फ्लैट है, तो 10,000 स्क्वायर फीट आपके पैसे से बिल्डर को मिल रहा है, इतना याद रखो। अभी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपका इंटरनल हाइट कितना है वो आपने देखना है। अभी देखिए आपका इंटरनल हाइट, आपका सैंक्शन प्लान रहता है, उसमें एक सेक्शन रहता है प्लान का, जो बिल्डिंग आपका कट करके सेक्शन बोलते हैं उसको। तो ये इंटरनल हाइट कितनी है, दैट आई हैव टू चेक। वो हाइट आपकी अगर प्लान में दिखा है 10 फीट, इसका मतलब फ्लोर टू फ्लोर हाइट 10 फीट होंगी वो, तो अंदर का हाइट 4 इंच स्लैब कम हो गया तो 9 फीट 8 इंच हो गया अंदर का हाइट, ऐसे हिसाब से। और प्लास्टर का और 1-1 इंच पकड़ा और टाइल्स का पकड़ा तो और 2 इंच कम, तो 9.5 फीट इंटरनल हाइट। हम लोग क्या करते हैं, वास्तु शांति को जाते हैं, बाद में बोलते हैं अरे कितना हाइट कम दिया है, हाथ ऊपर किया तो फैन लग रहा है, ऐसा हम बोलते हैं। तो भाई साहब आप सब लोग पहला ये देखना है कि भाई ये हाइट प्रॉपर है या नहीं। अगर तो आपका कितना, अभी 1,000 फ्लैट, इसलिए मैं पर्पजली कर रहा हूँ 1,000 फ्लैट, क्योंकि 1,000 फ्लैट कैलकुलेशन के लिए इजी है। और हमारे यहाँ तो 1,000 नहीं 6,000 का भी स्कीम है, अभी बड़ा बड़ा सिटी कर रहे हैं बिल्डर। तो 1,000 फ्लैट इंटू आधा फीट, तो 500 फीट का कंस्ट्रक्शन मिल रहा है बिल्डर को। तो ये आप देखो, अगर वो उसको इतना मिल रहा है, आपके पैसे से 500 फीट का कंस्ट्रक्शन मिल रहा है, तो हमने कॉम्प्रोमाइज क्यों करना है, उसका भी हमने कॉम्पेंसेशन डिमांड। अभी आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन समझो नहीं किया बिल्डर ने, अभी मेरे पास ऐसा सवाल आता है कि हम पोजीशन क्योंकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो विदाउट कंप्लीशन एक्चुअली एक्ट सेज दैट यू शुड नॉट टेक पोजीशन ऑफ योर बिल्डिंग, नहीं तो आपको कॉर्पोरेशन भी आपको नोटिस देता है आप इलीगली रह रहे करके। मगर हम प्रैक्टिकली बहुत सोचा तो देखते हैं बहुत सारा प्रोजेक्ट पेंडिंग है। मेरे पास बहुत सारा केसेस आया, अभी मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि क्योंकि किसी बिल्डर को बदनाम नहीं करना है हमको। बिल्डर बिजनेस कर रहा है तो हम बिल्डर के साथ भी है, क्योंकि बिल्डर एक जगह कंज्यूमर है, बाकी जगह एक जगह वो सेलर है, बाकी जगह वो कंज्यूमर है। इसलिए हर एक आदमी कंज्यूमर है, उसमें बिल्डर भी है। मगर जो बिल्डर आपका जो बिल्डर है, वो बिल्डर ने अगर आपका भी साथ डील किया है वो फेयर नहीं है, तो इट इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, और इन दिस केस वी शुड रिकवर ऑल दिस अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आल्सो। और अभी आपने देखा है अभी कल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडेड लागू हो रहा है, तो उसमें बहुत सारा फायदा कंज्यूमर लोगों का होने वाला है। मगर हम यूनाइटेड चाहिए उसके लिए, और यूनाइटेड है तो सब कुछ कर सकते हैं, ये आपको बार बार बोल रहा हूँ। तो अभी
आपको अगर बिल्डर समझो इलीगल मींस पोजेशन के बारे में हम बोल रहे थे, तो पोजेशन अगर नहीं दे रहा है टाइम पे, तो बहुत सारे लोग हमारे पास आता है, अरे हमारा बिल्डर लोग पोजेशन नहीं दे रहा है, तो हम पूछते आपका स्टेज क्या है, तो उसमें देखते हैं तो 2-3 महीने के बाद तो खत्म हो सकता है। तो उस केस में हम इमीडिएटली बिल्डर के ऊपर एक्शन ले लो, क्योंकि कोई लोग जाता है एडवोकेट के पास, तो वो क्या बोलता है, एक नोटिस दे देंगे तो बिल्डर सीधा हो जाएगा, वो भागते भागते आएगा आपको पोजेशन देने के लिए। तो वैसा नहीं है भाई साहब, मेरे ग्राहक जन, ऐसा नहीं है। उसकी भी कुछ अड़चन होगी, वो भी हमको देखना है, क्योंकि वो भी बिजनेस कर रहा है, वो पैसे के लिए कर रहा है, ज्यादा प्रॉफिट ले रहा है, वो हम कैसा वसूल करना है वो देखेंगे। मगर ऐसे केस में हमको बिल्डर के ऊपर प्रेशर लगाओ, आप सब लोग इकट्ठा हो, उसको रिक्वेस्ट करो, सब करो, पहला पोजीशन ले लो। कभी कभी क्या होता है, कंप्लीशन के लिए आपको कारपोरेशन में अगर उसको कंप्लीशन लेना है, तो उसको एनओसीज देनी पड़ती है, 12 से 15 एनओसीज है, वो सब उसको एनओसीज लेनी पड़ती है, और वो एनओसीज जब तक नहीं मिलती है तब तक कंप्लीशन मिलता नहीं। अभी एनओसीज कौन सा है उसमें, एक तो बिल्डिंग प्लान, बिल्डिंग प्लिंथ चेकिंग से शुरू होता है उसका, तो जो भी चेकिंग है वो चेकिंग प्रॉपर होने के बाद हर एक चीज प्रॉपर है या नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का एनओसी चाहिए, ट्री एनओसी चाहिए, एनओसी चाहिए, और ड्रेनेज एनओसी चाहिए, एनओसी चाहिए, फायर एनओसी चाहिए, लिफ्ट एनओसी चाहिए, ऐसे बहुत सारी एनओसीज लगते हैं। तो वो सब एनओसीज अगर नहीं लिया तो उसको कंप्लीशन मिलता नहीं। अभी हमारा एज अ सोसाइटी अगर हम उसमें देखेंगे, अभी समझो अभी हम यहाँ पे जो सोसाइटी के लोग ज्यादा है, तो वो होने के बाद हमने क्रॉस चेक करना है कि हम जब सोसाइटी ताबे में ले रहे, तो अब हमारे पास कौन सा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है जो हमारे पास चाहिए। एक तो पूरा लैंड रिकॉर्ड, जो टाइटल प्रॉपर है या नहीं है वो चाहिए, उसका रिकॉर्ड चाहिए, ओरिजिनल कॉपी आप बिल्डर से डिमांड करो, नहीं तो सर्टिफाइड कॉपी गवर्नमेंट से निकालो। फिर सैंक्शन प्लान, ऑल सैंक्शन प्लान नॉट फ्लोर प्लान। आपके एग्रीमेंट को बहुत सारा बिल्डर सिर्फ फ्लोर प्लान लगाते, फ्लोर प्लान का स्केच लगाते, फ्लोर प्लान मीन नॉट सैंक्शन प्लान। फिर आपका कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, आप प्रोजेक्ट जब चालू करते हैं तो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट रहता है, तो वो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है या नहीं है कॉपी आप डिमांड करना चाहिए, सर्टिफाइड कॉपी। फिर बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो वो बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी प्रॉपर है या नहीं है कारपोरेशन का, वो भी सर्टिफाइड कॉपी आपको चाहिए। हर एक प्लान, लेआउट प्लान, उसमें ड्रेनेज लाइन का प्लान, क्योंकि आपको अगर बाद में ड्रेनेज चोकअप हो गया, आपको अगर इंटरनेट का प्लान है, वीडियो डोर प्लान फोन है आपके पास, लाइट का जो भी केबलिंग का प्लान होगा, अंडरग्राउंड डक्टिंग का, वो हर एक प्लान आपके पास चाहिए। फिर डिश टीवी एंटेना का जो बिठाते हैं किधर किधर, उसके लिए होता है उसका प्लान, तो वो सब चीज आपके पास चाहिए। वो होने के बाद ही आप देख सकते हैं कि भाई हाँ ये चीज है। तो वो अगर आपके पास अगर नहीं है तो आप बिल्डर से डिमांड करना है। बिल्डर नहीं दे रहा है तो अंडर राइट इंफॉर्मेशन एक्ट आप कारपोरेशन से या कलेक्टर से या पीएम से यहाँ पे ले सकते हैं, या आपका जो भी कोई अगर पूना बाहर है उनके लिए जो भी आपका डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटीज, उनके पास से आप ये सब चीज लेना है। अभी आपके प्रोजेक्ट के लिए एक्स रोड चाहिए। अभी बहुत सारी जगह क्या होता है, बिल्डर लोग डेवलप प्लान सैंक्शन करते वक्त एक्सिस रोड के लिए डेवलपमेंट चार्जेस कारपोरेशन को भरते हैं, और कभी कभी आपका जो भी प्लान है, सैंक्शन प्लान है, वो प्लान का कंडीशंस आपने चेक करना है। बहुत सारा लोग कंडीशन चेक करता नहीं है, तो वो कंडीशन में लिखा रहता है कि ये रोड का जिम्मेदारी बिल्डर का है, या लाइट उधर देने का जिम्मेदारी बिल्डर का है। ऐसा आपको प्लान में कंडीशंस रहता है, और कमेंसमेंट सर्टिफिकेट में भी कुछ कंडीशंस रहता है, तो वो कंडीशंस आपने माइन्यूटली देखना है। पूना में तो ऐसा है कि इलेक्ट्रिकल सोलर पैनल वो भी बिठा के देना चाहिए, ऐसा भी कुछ प्लान्स में और अभी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट में आ रहा है। इवन आपका पानी, पानी का जो भी ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, दैट बिल्डर हैज टू प्रोवाइड,
ऐसा भी है। और बिल्डर लोग यहाँ पे, मेरा ये ताज्जुब है, कारपोरेशन और पीएमआरडीए या पुणे म्युनिसिपल कारपोरेशन, पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कारपोरेशन, बहुत सारा, और पीएमआरडीए तीनों, तो ये लोग बिल्डर से एक एफिडेविट ले रहे हैं कि हाँ पानी का जिम्मेदारी बिल्डर का रहेगा। और बिल्डर तो बिंदास एडवर्टाइज कर रहे हैं 100% मीन्स 24 आवर पानी मिलेगा आपको। अरे बिल्डर पानी कहाँ से लाएगा, ये कोई सोचता ही नहीं है। पानी देने की जिम्मेदारी है लोकल अथॉरिटीज की, क्योंकि बाकी जहां से भी डैम है या कुछ भी है वो सब चीज आपको लाना है, वहां से लाना है, डैम से या रिवर से या कैनाल से आपको पानी लेना है, या कारपोरेशन की टंकी से लेना है आपको। मगर हर एक जगह यहाँ पे बिल्डर लोग मैनेज करके ये लोगों से प्लान सैंक्शन करवा रहे हैं, और बाद में टैंकर लॉबी पूना में सक्रिय हो गई है। आप पूना का सबर्ब में जाएंगे, हर एक जगह टैंकर टैंकर, और टैंकर में हर एक लोगों का पैसा जा रहा है। और उसमें क्या हो रहा है, जितना भी पैसा है वो मीन्स अभी कहाँ तो 20-30 टैंकर लग रहे हैं, एक टैंकर का 700 से 1000 रुपए 1500 रुपए ले रहा है। और ये सब टैंकर लॉबी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो उसकी वजह से बहुत लोगों को अपना मेंटेनेंस चार्ज ज्यादा देना पड़ रहा है। तो वो जो मेंटेनेंस चार्ज है वो बढ़ने का जिम्मेदारी बिल्डर की वजह से हो रहा है। और अगर उसने एफिडेविट दिया कारपोरेशन में कि पानी का मैं करूंगा जो भी प्रोविजन है, तो उस केस में जो भी पानी अगर वो देना है उसने, तो हमने देखना है कि 50 साल बिल्डिंग का लाइफ है, 50 का खर्चा कितना आएगा, उतना पैसा आप बिल्डर से वसूल के लिए आगे आना चाहिए। मगर हम क्या है, ग्राहक है वो चुपचाप बैठ रहे हैं, जितना अन्याय हो रहा है वो सहन कर रहे हैं, और हम चुपचाप बैठ रहे हैं। इसकी वजह से हमको प्रॉब्लम ज्यादा आ रहा है। हम अन्याय अन्याय सहन करना ये भी एक गलत चीज है। हम अन्याय सहन नहीं करना है, हमने आवाज उठाना चाहिए ये चीज के लिए। फिर हमको हमारा जो भी अभी पानी के बारे में हो गया, आपको पीने का पानी कहाँ कहाँ अभी बोरवेल पानी, तो बोरवेल करके दे रहे हैं हर एक जगह। अगर पूना में बोर मारते बैठेंगे, उसकी वजह से हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे नीचे जा रहा है। और हर एक इन्वायरमेंट का भी इसके लिए मत दे दो, मगर हर एक प्रोजेक्ट में 2-2, 3-3 बोर, इलीगल बोर भी ले रहे लोग। तो ये चीज की वजह से हमारा ग्राउंड का वाटर लेवल नीचे जा रहा है। बाद में ऐसा प्रॉब्लम आने वाला है कि लोगों को पीने के लिए पानी मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमको देखना है कि भाई हमारा पानी हमारे पास जो आ रही है वो प्रॉपरली पानी हम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है कारपोरेशन से, तो कारपोरेशन के ऊपर हमको प्रेशर डेवलप करना है। और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की तरफ से जो हमारा 634 सदाशिवपेट में ऑफिस है, और हमारा abgpindia.com वेबसाइट है, तो हम एक वाटर पीआईएल दाखिल करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हम पानी जो हमारी नेसेसिटी है, तो वो नेसेसिटी हमको मिलनी चाहिए। और जहां जहां भी जो भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स होंगे, उन्होंने अगर ग्राहक पंचायत को अप्रोच किया, तो हम हर एक का डेटा लेके हम एक पीआईएल दाखिल करेंगे या रिट पिटिशन दाखिल करेंगे। पहला ट्राई करेंगे यहाँ अपना मुंबई हाई कोर्ट में, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में। और इसलिए आप लोग इकट्ठा होंगे, क्योंकि ग्राहक पंचायत कौन है, आप सब लोग मिलके ग्राहक है। ग्राहकों ने ग्राहकों के लिए बनाई हुई संस्था ही है, और ये एनजीओ है। और इसलिए आप सबको एक विनती है मेरी कि अगर पानी का प्रॉब्लम है आपके यहाँ पे, आप प्लीज आगे आइए, हमको पूरा डेटा दीजिए, कितना टैंकर में पैसा खर्चा किया है, टोटल साल में कितना हो रहा है आपका पैसा, लाइट आपके पास अभी कितना पानी मिलना चाहिए। ये कारपोरेशन का डेवलपमेंट कंट्रोल रूल है, उसमें लिखा रहता है कितना पानी मिलना चाहिए। तो वो है 135 लीटर पर हेड। और एक फैमिली, एक फ्लैट का एक फैमिली में 5 लोग गृहित पकड़ते हैं, तो वो 5 लोगों का 135 इंटू 5 उतना हो गया एक आदमी एक फ्लैट के पीछे।
अभी आपके सोसाइटी में कितना फ्लैट है, उतना उसको मल्टीप्लाई कीजिए, उतना लीटर पानी आपको डेली मिलना चाहिए। अगर वो है, तो आप वो चीज आप देखें कि ये, तो आप बिल्डर को डिमांड कर सकते हैं, कारपोरेशन नहीं है तो ये क्योंकि ये नेसेसिटी है। नहीं, हम तो कोर्ट में महीने कमीशन में आई थिंक सागर जी का सागर जी आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट आई एम या यू आर ऑडिबल ना। ऑडिबल। हाँ ओके अभी आ रहा है। ओके ओके ओके। हाँ, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, ये टेक्निकल प्रॉब्लम आया होगा कुछ। ओके, तो अभी आप देखिए, अगर आपका हम पानी के बारे में बोल रहे थे, तो मैं स्टेट कमीशन में गया था, मेरा फर्स्ट केस जो लेके गए थे, तो उसमें मैंने दिखाया उनको कि भाई देखिए हमको दिखा है यहाँ पे ये वाटर टैप है। तो उन्होंने, जज ने मुझे तब पूछा था, आपको वाटर टैप लिखा है मगर वो विथ वाटर नहीं लिखा है। तो ये चीज होती है टेक्निकल में जाने के बाद। फिर मैंने डेवलपमेंट कंट्रोल रूल ढूंढा, फिर कारपोरेशन का सैंक्शन प्लान देखा, तो उसमें सब चीज मिलता है। उसमें लिखा है कि पानी का जिम्मेदारी किसने देना है और कितना पानी देना है। तो 12 लोगों को हाफ इंच टैप लाइन कारपोरेशन ने देना है, ऐसा प्रोविजन है वहां पे। तो ये हमको ये देखना है कि हम सबको पानी प्रॉपर मिलता है कि नहीं। ये हो गया पानी के बारे में। अभी हम लाइट मीटर, कॉमन लाइट मीटर और इंडिविजुअल लाइट मीटर, तो उसके बारे में बात करते हैं। अभी कॉमन लाइट मीटर जो होता है वो जो कारपोरेशन, सॉरी, एमएससीडीसी से बिल्डर लोग लेते हैं, और वो लाइट मीटर बहुत दफा बिल्डर खुद के नाम रखता है। एक्चुअली वो लाइट मीटर सोसाइटी के नाम होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, 60% लोग होने के बाद सोसाइटी रजिस्टर करना ही है। वो नहीं किया तो, सोसाइटी रजिस्टर नहीं किया, कन्वेंस डीड नहीं किया, तो आप बिल्डर के ऊपर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। और इसके बारे में आपको बोलता हूं मैं, हमने 40 प्रोजेक्ट का कंप्लेंट किया था जब देवेंद्र फडणवीस जी चीफ मिनिस्टर थे तभी। और उसमें हमने बताया कि सर देखिए, ये 1963 का प्रोविजन है लैंड ओनरशिप एक्ट में, तो उसमें पोजीशन टाइम नहीं किया, कन्वेंस डीड नहीं किया, सोसाइटी फॉर्म नहीं किया, और लोगों से ज्यादा पैसा लिया, तो आप उनको ऊपर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे लोग जो कंज्यूमर है, वो जाते हैं पुलिस के पास भी जाते हैं। तो पुलिस के पास जाने के बाद उनको देखते हैं कि भाई ये जो ये है, पुलिस बोलते हैं आप ग्राहक न्याय मंच में जाओ या ग्राहक पंचायत के पास जाओ, ये केस हमारे पास नहीं आता है। मगर आप एफआईआर करने के लिए पुलिस को ऑलरेडी ऑर्डर दिया है। प्रभात कुमार जो डीजी ऑफिस में थे, उन्होंने दिया है, उसका सर्कुलर मेरे पास है। मेरा एबी पेज है एबीजीपी इंडिया, उसके ऊपर भी हमने अपलोड किया है। तो वो सर्कुलर के हिसाब से आप ये सब चीज के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को बोल सकते हैं। अभी अगर पुलिस भी आपका सुनता नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको, आपका पुलिस अगर लोकल पुलिस स्टेशन नहीं सुनता है, तो हायर लेवल पे जाना है पहला। तो असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाओ, वो भी नहीं सुनता है, कमिश्नर के पास जाओ, कमिश्नर भी नहीं सुनता है, तो आप सीधा लोकल, आपके पास ये कोर्ट होगा, क्रिमिनल कोर्ट, उसमें आप पुलिस के खिलाफ जा सकते हैं और उसमें बोल सकते हैं कि ऐसा ऐसा मेरा एफआईआर नहीं ले रहे। तो वो डायरेक्शन देती है कोर्ट और वो एफआईआर होता है। मगर हम लोग डरते हैं। हमको क्या लगता है, हम पुलिस से भी डरते हैं, बिल्डर से भी डरते हैं, ये लोग पैसे वाले हैं, हमारा क्या करेंगे, हमारा कैसा हो जाएगा। और जो हमारा लीडर लोग रहता है, जो सोसाइटी में, कोई लोग, कुछ कुछ सोसाइटी में देखा है मैंने, अच्छी तरह लीडरशिप करते हैं, वो ट्राई करते हैं, चलो लोगों को बोलते हैं चलो ये करेंगे वो करेंगे,
उसको 100 रुपए देने के लिए भी प्रॉब्लम होता है, और बिल्डर ने लाख रुपए मांगा तो भी देता है। तो ये हमारा समाज का प्रॉब्लम है। इसलिए हम लोग इकट्ठा हो गए थोड़ा, क्योंकि अभी देखिए जाने आने के लिए खर्चा करना चाहिए, कुछ जेरोक्सिंग करना है, डॉक्यूमेंट निकालना है, या केस करना है, एडवोकेट अपॉइंट करना है, तो आपको पैसा लगता है। तो थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके कुछ चीज करनी चाहिए, मगर लोग करते नहीं है, इकट्ठा होते नहीं है। अभी वो क्या बोलते हैं, हमको टाइम नहीं है। अरे टाइम कैसा नहीं है आपको? आपको 3 घंटा जाके पिक्चर में बैठेंगे उसके लिए टाइम है, कोई मर गया उसके फ्यूनरल में जाने के लिए टाइम है, कोई शादी में गया उधर 2-3 घंटा वेस्ट करने में टाइम है, शॉपिंग मॉल में जाते हैं 2-3 घंटा उधर टाइम निकलते हैं। और आपका जो जमा पूंजी है लाइफ का, वो जमा पूंजी आपको जो जमा पूंजी है उसके लिए जो आपका पैसा खर्चा हो गया है, वो पैसे के लिए आपका प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। ये है पार्किंग जो भी आपका है वो बेच नहीं सकता है। नॉट ओनली पार्किंग, ओपन स्पेस जो बिल्डिंग के साइड में ओपन स्पेस रहती है वो पार्किंग करके बिल्डर बेचता है, आपको ये भी बोलता हूं मैं। तो वो भी बेच नहीं सकता है। ऊपर का टेरेस वो भी बेच नहीं सकते हैं बिल्डर लोग। मगर बहुत सारे ग्राहक ऐसे हैं जो परचेस करके ले रहे हैं, ये हमारी दिक्कत है। इसलिए हमारा प्रॉब्लम है, हमको पता नहीं रूल पोजीशन, हम इकट्ठा नहीं है। और बॉम्बे में तो 1 करोड़ रुपए का एक पार्किंग गया है, ऐसा न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा है। एक्चुअली देखा जाए तो पार्किंग बेच नहीं सकते। अभी उसके लिए एक पांचाली सोसाइटी आप गूगल करेंगे ना, पांचाली सोसाइटी और पार्किंग इतना गूगल करो तो एपिलेट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों जजमेंट है उसका, यू कैन नॉट से दी पार्किंग। तो पार्किंग के लिए आपके पास अगर 1-2 है, शायद कुछ तकनीकी खराबी आ गई है सागर जी के यहाँ पे। आ गए, थोड़ा बेर कीजिए। आवाज आवाज आ रहा है क्या? हाँ हेलो, आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ हाँ। तो पार्किंग के लिए आप पार्किंग पार्किंग बेच नहीं सकते हैं, या आपको हमने बोला है पार्किंग बेच नहीं सकते, दैट इज एज पर मोफा 1963 मोफा। और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर यह जजमेंट है अपने पास, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के पास भी है। गूगल करेंगे आप पांचाली सोसाइटी आपको मिलेगा। ओके, तो वो अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, तो पार्किंग ओपन स्पेसेस शायद सागर जी के ऑडियो और वीडियो को इंटरनेट की बैंडविड्थ के प्रॉब्लम है। हाँ सागर जी, शायद आपके इंटरनेट के यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं आपको अच्छा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप आपका वीडियो बंद रखते हैं तो थोड़ा बैंडविड्थ आपको ज्यादा मिलेगा। ओके, आई विल क्लोज माय वीडियो, नो प्रॉब्लम। या थैंक यू सर। ओके ओके, ये आपका वीडियो ऑफ करने के लिए यहाँ पे ऑफ हो गया सर। हो गया ना? हाँ हो गया। ओके ओके। तो आपको अगर पार्किंग आप देख रहे हैं कि पार्किंग जो भी बेच नहीं सकते हैं, और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो इसलिए आपकी सोसाइटी में अगर समझो 1000 फ्लैट है और उसमें बिल्डर ने 500-600 लोगों को पार्किंग दिया है, तो उस केस में
जो भी पार्किंग का पैसा उन्होंने दिया है, अभी कुछ लोग बोलते हैं हमको तो रजिस्टर करके दिया है, तो रजिस्टर एग्रीमेंट भी किया, तो भी वो पार्किंग बेच नहीं सकता है, क्योंकि उसकी चीज नहीं है, उसकी वो बिल्डर की चीज ही नहीं है, तो वो बेच कैसा सकता है। इसलिए आपको देखना है कि अगर पार्किंग आपके पास 600 लोगों का है, तो हर एक का ₹1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 होगा, तो यू कैन आस्क दैट अमाउंट रिफंड फ्रॉम बिल्डर इन कंज्यूमर कोर्ट। और आपके यहाँ पे सोसाइटी को राइट्स रहता है पार्किंग अलॉट करने के लिए, मगर बहुत सारे जगह क्या होता है, पार्किंग बिल्डर लोग अलॉट करते हैं और वही यूज होता है। तो आप उस केस में आपके यहाँ पे लोगों से झगड़ा मत कीजिए, आप सब लोग समझ के अगर करेंगे कि भाई चलो हम सब मिलके करेंगे, मगर पार्किंग का जो पैसा है वो बिल्डर से वसूल करेंगे और हमारे यहाँ करेंगे। हमारे जो भी सोसाइटी के पास, अगर आपको मैं बताया अभी लाइट मीटर का पैसा, सोसाइटी का पैसा और पार्किंग के बारे में जो भी कुछ है वो पैसा, तो वो सब पैसा वन टाइम मेंटेनेंस करके लेते हैं, दैट इज आल्सो इलीगल। तो वो अगर चीज आप देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि आपका जो ज्यादा इतना पैसा गया है वो सब पैसा इकट्ठा आया, तो आपको लिटरली वापस मेंटेनेंस चार्ज के लिए पैसा लेने की जरूरत ही नहीं है। मगर हम लोग यूनाइटेड होना चाहिए। अभी आपको बहुत सारी एम्यूनिटीज देते नहीं है, जैसा स्विमिंग टैंक। ओके, अगर आपका स्विमिंग टैंक आपको दिया नहीं है, कुछ जगह पे कुछ जगह देते हैं, तो उसमें एक 10-20 लोग भी खड़ा हो गया, 1000 सोसाइटी 1000 फ्लैट की सोसाइटी है, और उसमें अगर 10-20 लोग स्विमिंग टैंक में खड़ा हो गए तो खड़ा रहने के लिए भी जगह नहीं है। ये साइज रहता है सोसाइटी का। अरुण कुमार नायर जी, जब तक सागर जी आ रहे हैं तब आप थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं। हेलो, हाँ आवाज आ रहा है क्या? हाँ, आ रहा है सागर जी, आ रहा है। हाँ बीच में ही इंटरनेट जा रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, आप बात कर सकते हैं। ओके। तो इसलिए अगर आप अभी ये जो हम जो ये करते हैं एम्यूनिटीज के बारे में बात कर रहे थे अभी, तो एम्यूनिटीज आपकी जो भी कुछ एम्यूनिटीज है वो अगर नहीं दिया है, जैसा आपको स्विमिंग टैंक है, जिम है, या प्लेग्राउंड है, जहाँ कहाँ कहाँ तो गोल्फ कोर्स भी है, तो वो सब चीज आपने चेक करना है कि भाई आपको दी है या नहीं दी है। अगर नहीं मिल रही है आपको प्रॉपरली, तो आप उसके ऊपर, अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप वो डिमांड कर सकते हैं, और वो बिल्डर से आप कंसेशन डिमांड कर सकते हैं। और जो भी जितना भी आपका ये प्रॉब्लम आता है, इसके लिए कंज्यूमर कोर्ट सक्षम है। और अभी तो आपको ये नया एक्ट के हिसाब से 1 करोड़ तक का जो भी कॉम्पेंसेशन है वो आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन में मिलेगा। अभी डिस्ट्रिक्ट फोरम नहीं बोलते उसको, डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, कल से उसका नाम होगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन। और 10 करोड़ तक का आपके लिए स्टेट कमीशन के पास है, तो इसलिए आपका बेनिफिट हो जाएगा उसमें 10 करोड़ के ऊपर नेशनल कमीशन के पास। और फीस भी बहुत नॉमिनल है। वो आप सब अभी आजकल तो पेपर में आ रहा है वो सब चीज, कुछ भी चाहिए में, तो अखिल ग्राम पंचायत गिव ऑल द इंफॉर्मेशन टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट। और एबीजीपी इंडिया जो वेबसाइट है हमारी, उसकी हिसाब से आप वो भी देख सकते हैं, वहां पे आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। आपको अगर बाकी और कुछ भी प्रॉब्लम्स है बिल्डर के बारे में, जैसा अभी कुछ जगह पे लीज रहती है जमीन, और वो लीज कितने साल के लिए वो आपको देखना है। अगर वो लीज 10 साल के लिए है तो 10 साल के बाद जमीन सागर जी, आपका ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है। बिल्डर क्या लिखा है, ही इज इन्वेस्टर, एक्चुअली ही इज नॉट इन्वेस्टर, ही इज अ कंज्यूमर, मगर इन्वेस्टर करके लिखते हैं पर्पजली, ताकि कंज्यूमर कोर्ट में जाने के बाद
ही इज नॉट कंज्यूमर, ही इज इन्वेस्टर, ऐसा स्टैंड ले सके। तो ऐसा कुछ बिल्डर लोग ऐसा भी कर रहे हैं। इसलिए हमको सजग रहना है एग्रीमेंट से लेके पोजेशन तक और बाद में कन्वेंस डीड होने तक। जब तक आपका कन्वेंस डीड न होके आपका नाम 712 एक्सट्रैक्ट पे नहीं आता है या सिटी सर्वे ऑफिस में सिटी जो है उनके लिए उसका लैंड रिकॉर्ड रहता है उसमें नहीं आता है, तब तक आप कभी आप यू आर नॉट ओनर ऑफ योर फ्लैट। इसलिए आप सब कन्वेंस होने तक आप यूनाइटेड रहना ही है। कन्वेंस डेट में ज्यादा आगे भी रहना तो अच्छा ही है, क्योंकि आपके लिए अच्छा है। जैसा अभी हमने बहुत सारे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की तरफ से हमने पूना के और मुंबई के जितने भी ग्राहक हमारे पास अप्रोच हो रहे उनका एक फ्लैट बायर ग्रुप किया है और उसमें हम फ्लैट उनका सबका प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। उसमें सॉल्यूशन अभी हमने हमारे कुछ फ्लैट बायर है खुद ही सॉल्यूशन दे रहे हैं एक दूसरे को, तो वैसा भी हम कर सकते हैं। इसलिए आप वो सब ये सब चीज आप देख सकते हैं। अभी एक इंटरेस्टिंग जजमेंट आपको बोलता हूं मैं। जैसा जब तक कन्वेंस डीड नहीं होता है तब तक जो मेंटेनेंस या कॉर्पोरेशन के टैक्सेस है वो सब टैक्सेस दैट हैज टू बी पेड बाय द बिल्डर और डेवलपर। ऐसा मुंबई हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा। तो इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हमको हमारे नाम पे फ्लैट चाहिए और वो जो ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर डीड होता है या सेल डीड होता है, उसमें लिखता है कि आज तक का टैक्सेस महीने पे किया है। तो वो जो है उनको पे करना ही है, जो भी परचेसर लैंड होल्डर है या डेवलपर है उसको वो पे करना ही है। तो वो चीज प्रॉपर है या नहीं है, वो अगर नहीं है तो आप उसका फायदा उठा के लोगों को बोल सकते हैं कि भाई यस बिल्डर हैज टू पे दिस थिंग्स। मगर ये सब चीज आप यूनाइटेड रहेंगे तो ही कर सकते हैं। और अभी इसमें एक है सोसाइटी करके आप कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकते। 2017 में एक नेशनल कमीशन का एक केस लॉ है, उसके हिसाब से एज अ सोसाइटी यू कैन नॉट गो एज अ कंज्यूमर बिकॉज सोसाइटी इज नॉट कंज्यूमर बट फ्लैट बायर इज अ कंज्यूमर। तो ग्रुप ऑफ पीपल कैन अप्रोच, जो पुराना अपना लॉ था जो कल से रिपील हो जाएगा 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसके हिसाब से जो ये है सोसाइटी एक्ट है उसके हिसाब से 12C सेक्शन है। तो वो सेक्शन से आप एज अ ग्रुप ऑफ पीपल यू कैन अप्रोच टू द कोर्ट और उसमें आपका फायदा होता है, क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल कैन शेयर देयर कॉस्ट, कैन शेयर देयर वट एवर वैल्यूज एंड दे कैन अप्रोच टू द कोर्ट। इसलिए आप ग्रुप करके जा सकते हैं, भला उसमें सोसाइटी में आप ठहराव कर दो, वो कर सकते हैं आप कि इसका जो भी खर्चा है वो सोसाइटी करेगा और उसका बकायदा ऑडिट करो, बकायदा आपका जो भी ऑडिटेड ये मिनट्स हो जाएगा वो पब्लिश करो, उसका कॉपी रजिस्टर ऑफिस को भेजो। क्योंकि हमारे ही कुछ लोग होते हैं जिन लोगों को 5 रुपए पर स्क्वायर फीट बिल्डर ने कम दिया रहता है, उनको लगता है बिल्डर मेरा दोस्त है। मगर मेरे भाई जो भी लोग है यहाँ पे रहने वाले आपके बिल्डिंग में, वो सब आपके सगे से भी ऊपर है। और अभी कोरोना में आपने सबने देखा होगा, क्योंकि आपको अगर कुछ हो गया, समझो हार्ट अटैक आया, कुछ हो गया, तो आपको आपका अगर बाजू वाला है वो आपको जल्दी हॉस्पिटल लेके जा सकता है। आपका अगर रिलेटिव है, समझो कोई आदमी है कोथरूड में, वो रहता है कोथरूड में, उसका रिलेटिव है वाघोली में, तो ट्रैफिक में अभी लॉकडाउन में तो ट्रैफिक है, मगर उस वक्त ट्रैफिक में वाघोली से कोथरूड आने तक आप ऊपर पहुंच जाएंगे। हम लोग इकट्ठा नहीं है, हमारा सोसाइटी का न्यूज हम पेपर में पढ़ते हैं, हमारे बाजू वाले से हमारा डायलॉग नहीं है, इसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अभी आपका अगर जो भी कोई बाजू वाला है, वो बाजू वाला आदमी से आपका अच्छा डायलॉग है, तो आप बहुत सारा अच्छा काम कर सकते हैं। आपका गैस रिलेटेड प्रॉब्लम है, सब्जी का जो भी प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है,
या आपके बच्चे लोग अभी दोनों है, हस्बैंड वाइफ दोनों सर्विस को जाते हैं, तो वो जाने के बाद आपको घर में कोई मेहमान आया, बच्चे लोग आ गए, स्कूल से आए, तो वहां रहने का किधर, वो प्रॉब्लम आता है। तो अगर बाजू वाले से अच्छा आपका संबंध है तो वहां रह सकते हैं, नहीं तो आपके बच्चों को क्रच में डाला जाता है। और क्रच में अभी कोरोना की वजह से 6 महीना मुझे लगता नहीं क्रच चालू होगा। इसलिए आप सब लोग अच्छी तरह रहो, इकट्ठा रहो, यूनाइटेड हो जाओ। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के बैनर में इकट्ठा आइए। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का वेबसाइट में वापस एक दफा बोल रहा हूँ, abgpindia.com, ये हमारा वेबसाइट है। ABGP स्टैंड फॉर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत। हमारा 634 सदाशिव पेट में ऑफिस है, आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर भी बोलता हूँ आपको, 9422502315। आई रिपीट, 9422502315। हमारे बाकी भी बहुत सारे लोग हैं, हर एक अपना पूना का हर एक एरिया में लोग अभी काम कर रहे हैं ग्राहक पंचायत का। तो उसका फायदा करके आप ग्राहक इकट्ठा होके अपना जो भी प्रॉब्लम्स है वो खुद सॉल्व करो। इतना ही मैं बोल के मैं मेरा विचार यहाँ रख के मैं अपना जो सोसाइटी नाउ है उनका धन्यवाद करता हूँ। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की तरफ से भी धन्यवाद करता हूँ उनका, और मैं खुद भी धन्यवाद करता हूँ। और आप सब लोगों ने शांति से सुना, इसलिए आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। जय ग्राहक। और आप सबको कल से जो नया कानून आ रहा है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, वो आप माइन्यूटली पढ़ो और उसका फायदा ले लो, और कम पैसे में न्याय व्यवस्था करो, क्योंकि वो ऑनलाइन न्याय व्यवस्था आ रही है। धन्यवाद। धन्यवाद सागर जी, आपने बहुत ही अच्छा संबोधित किया सबको। बहुत सारे लोगों के सवाल जो हम लोग देख रहे थे चैट पे या हमारे पास पहुंच रहे थे, आपने मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आपके संबोधन में ही क्लियर करवा दिया है। फिर भी मैं अभी कुछ सवाल लेना चाहूंगा जो लोगों को है। तो मैं फिलहाल रिक्वेस्ट करता हूं मिस्टर समीर सिन्हा, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू या वेरी मच। प्लीज गो सर, मेरा सवाल ये है, मेरी सोसाइटी 72 फ्लैट की है और 2009-10 में ज्यादातर लोगों को पोजेशन मिला था उस समय। ओके और उसके बाद से हम लोगों को कुछ डिस्प्यूट्स खड़े हुए बिल्डर के साथ। उसने ओके डीड ऑफ डिक्लेरेशन रजिस्टर कराया, जिसके लिए हमको इन्फॉर्म नहीं किया, एंड विदाउट इन्फॉर्मिंग अस ही रजिस्टर्ड द कन्वेंस डीड ऑफ डिक्लेरेशन। और उसमें अपार्टमेंट कंडोमिनियम्स करके उसने रजिस्टर किया, और उसने ओके फटाफट ज्यादातर लोगों को बिना इन्फॉर्म किए हुए 10-12 लोगों को उसने उसमें अपार्टमेंट डीड करके रजिस्टर करवा दिया। लेटर अच्छा ऑन हमको अप्रैल मई में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की उसने। हाँ और उस समय वो क्या करता था, पहली बार जैसे कि अटेंडेंस के नाम पे कि लोगों का अटेंडेंस ले रहे हैं, ऐसा करके आप लोग अपना अपना नाम लिख दीजिए, साइन कर दीजिए। हाँ हाँ तो वी वेयर आल्सो नॉट वेरी मच अवेयर एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो हम ओके लोगों ने अटेंडेंस को लेकर के समझ करके उसको साइन कर दिया। ओके लेटर ऑन उस चीज का उसने बेनिफिट ये लिया कि उसने कहा कि डीड ऑफ डिक्लेरेशन की कॉपी हमने इन लोगों को दी है, जबकि डीड ऑफ डिक्लेरेशन की सर्टिफाइड कॉपी हमने रजिस्ट्रार ऑफिस से निकलवाई। ओके अभी चैलेंज ये आ रहा है हमारे साथ हाँ कि इतने सालों में हमारा कोई भी लीगल बॉडी तो खड़ा नहीं हुआ। हम लोगों ने रजिस्ट्रार के पास खुद से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर करने की कोशिश की, जिसके जजमेंट में हमें ये आया कि हाँ आपके बिल्डर ने 13 लोगों का अपार्टमेंट डीड कराया हुआ है, और अगर एक भी अपार्टमेंट डीड अगर एग्जीक्यूटेड है उस प्रेमाइसेस में, तो आपका कोऑपरेटिव सीएचएस कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। तो दिस जजमेंट वी रिसीव्ड। ओके नाउ द प्रॉब्लम इज, हमारा स्ट्रगल जो है, आप समझ सकते हैं कि विदाउट हैविंग अ लीगल बॉडी द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर थ्रू, मेंटेनेंस कलेक्शन से लेकर हर चीज प्रॉब्लमेटिक है अभी। ओके अभी इस सिचुएशन में हम लोगों ने पढ़ा कि 2018 में कुछ प्रेसिडेंट ने कोई जीआर साइन किया है, जिसमें लेकिन उसकी उसकी कॉपी हमें मिली नहीं, तो मुझे बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है उसके पास। नाउ इस सिचुएशन में मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर कराना चाहता हूँ। ओके अभी उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए और कैसे बढ़ना चाहिए आगे?
ओके, आपके पास जो 12 लोग हैं या 13 लोग हैं जी जिन्होंने हाँ। ये डीड ऑफ डिक्लेरेशन अपना अपार्टमेंट डीड साइन किया है, तो वो लोग आपके साथ आएंगे क्या? उसमें से 10 तो हमारे साथ हैं, उन्होंने नो ऑब्जेक्शन ओके सर्टिफिकेट भी लिख ओके, करके दिया, तो लेकिन 2-3 10, हैं जो नहीं आ हाँ सकते हैं। हाँ, तो 10 लोग अगर आ रहे हैं आपके पास, तो यू कैन गो फॉर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। आप अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत में आइए, आपका रजिस्ट्रेशन हो, कैसा करना है आपको सब बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ओके मेरा फोन नंबर है आपके पास, तो व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको मैं जानकारी व्हाट्सएप पे दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम ठीक है नहीं। सर, मैं एक बार और रिपीट कर देता और हूँ आपका अभी नंबर हाँ, नोट। या 9422502315। ओके सर। ओके, हाँ और ये बहुत अभी ये हो गया है, 51% लोग आपके पास है, तो यू कैन गो फॉर सोसाइटी फॉर्मेशन, और ये आप कर सकते हैं। ओके, और ओके वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास आप जाके वापस सबमिट कर दीजिए, जो पुराना होगा वो, और ओके उसमें आप कर सकते हैं। ओके थोड़ा ओके सर, दिक्कत ठीक। आएगा, आपको लड़ना पड़ेगा, ये भी जी है, हाँ जी हाँ, इजी नहीं होगा। करेक्ट ठीक है, करेक्ट। थैंक यू सीना जी आपका सवाल पूछने के लिए। और अच्छा Rahul सागर ji, जी, I हाँ will बोलिए। just add, I'll just add here, Mr. Sinha, and for rest of you, my name is Arun या Kumar Nayak. This हाँ बोलिए। particular, yeah, this particular amendment to the law, okay, where the builder who can form an apartment condominium by taking just 4 people, and when you have to form a society, you need more than 75 members to sign. This law was amended thanks to the efforts of Akhil Bharatiya Grahak Panchayat, Sri Vijay Sagar and the team, because they approach consistently Maharashtra government Mantralaya, and that is where this amendment happened. Now, if you see today, the builder has at least 15-20 organizations that works for the builders, and they lobby. Whereas for flat buyers, there is not even a single organization that works for the benefit of flat buyers. You will spend your entire life trying to form a society, fighting with each other, but we are not able to make changes in the system that will benefit you. So in this regard, one of the reasons we are telling, even if you go for a simple legal advice to a lawyer, he will charge you 3,000 rupees for a 1-hour session. If you go to the court, the amount of money that is spent and the time is spent is humongous. So from that perspective, while we are doing this volunteer work, please don't take just the advice and go away. Please join Akhil Bharatiya Grahak Panchayat. This is a very challenging problem, and we together can fight this problem. Thank you. थैंक यू सर। या थैंक यू नायर जी। सागर जी, मैंने आपका नंबर, ये जो हमारा वेबिनार चल रहा है सबके पार्टिसिपेंट के लिए, हमने वहां पे शेयर कर दिया है। और हम सबके साथ ग्राहक पंचायत का जो वेबसाइट जो सागर जी ने बताया था वो भी हम लोग शेयर करेंगे। तो आपके सवाल, आपके कोई भी इस वेबिनार के बाद में आप उनको अप्रोच करना चाहते हैं तो आप सभी उनको कर सकते हैं। मैं अगला सवाल रिक्वेस्ट करता हूं मिस्टर शांताप्पा इंडिगिरी जी से। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं मिस्टर शांताप्पा इंडिगिरी। हेलो। हेलो, सुन रहे? हाँ सुन रहे हैं, बोलिए जी। अच्छा, नहीं, प्रॉब्लम इज in we have purchased a flat there. There the builder has done given the agreement, made the agreement stating that your parking lot number is 13. But I have heard from Mr. Sagar that he cannot allot, but it has happened now what to go. He has allotted a parking place called parking number 13. At the same time, he has allotted the same parking stating that it is 13A. So this another person wants to share the half of the parking. Our car will remain half of outside the parking space. शायद सागर जी को कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गया है, शायद वापस से थोड़ी देर के लिए। नायर जी, क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? हाँ, हेलो, या आई वाज एक्चुअली सम ये म्यूट के लिए हो रहा था। ओके 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 ओके। हाँ, अभी इसमें ऐसा है, एक्चुअली जो पार्किंग आपको अलॉट किया है बिल्डर ने, वो तो इलीगल है, मगर एज अ सोसाइटी, या आपका सोसाइटी है या अपार्टमेंट है?
नहीं, वो अभी तक कन्वीनियंस डीड भी नहीं हुआ, सोसाइटी में फॉर्म नहीं किया, स्टिल हैंगिंग ऑन, यू आर कवर्ड ऑल दोस क्वेश्चंस। अभी तो सोसाइटी ऐसे ही बना है, रजिस्टर्ड नहीं हुआ। हेलो, हाँ, शायद सागर जी का वापस कुछ इंटरनेट का कुछ तकनीकी खराबी हो गई है। नायर हेलो, जी, हेलो। या आवाज आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है सागर जी, आपका हाँ शायद नाउ, इंटरनेट बीच में आ जा रहा है। हाँ एक्चुअली ये आपके पास फ्लैट कितना है? देयर आर अबाउट 70। अच्छा, और पार्किंग 70 है या कम है? है सर, उसमें 70 तो है। हाँ, तो आप क्या कीजिए, सब लोग मिलके, ये किया, वो किसी को ट्रांसपेरेंट नहीं है ना, वो पता नहीं थोड़ा सा। हाँ देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, बट पार्किंग स्पेसेस आर मोर देन द फ्लैट्स। ओके, तो इन दैट केस ना आप क्या कीजिए, एक दूसरे के साथ हम एज अ कंज्यूमर झगड़ा मत कीजिए। ओके, झगड़ा मत कीजिए। आप क्या रहे, सागर जी, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। बिल्डर फायदा उठाता है। सागर जी, आप वापस एक बार बोलेंगे क्या? आपका आवाज बीच में नहीं आ रहा था। हेलो, हेलो। आवाज आ रहा है क्या? हाँ, अभी आ रहा है, बीच में आपका आंसर कुछ सुनाई नहीं पड़ा। हाँ, एक्चुअली आप सब इकट्ठा रह जाइए, जिसने जो भी कुछ पार्किंग अगर दिया है आपको अलर्ट उसने, तो वो हिसाब से आप अगर यूनिट रहेंगे और जिधर पार्किंग करना है आपका एक दूसरे से बात करके सॉल्व किया इशू, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। सर उसमें एक एक मेंबर को उन्होंने 2-2 पार्किंग अलॉट किया, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा ना वो इसमें करने में लिए। एक एक फ्लैट होल्डर को उन्होंने 2 पार्किंग अलॉट किया, उसको एक 10A 10B ऐसा लिखा दिया, फिर वो 10 वाले से वो झगड़ा करते बैठते। हाँ, वही तो प्रॉब्लम आ रहा है। इसलिए तो हमको हमारे साथ जो झगड़ा हो रहा है, अभी आपको बोलता हूँ मैं, ये जो पांचाली सोसाइटी का जो एक अलॉट किया, मगर पार्क किया, फिर वो झगड़ा पुलिस स्टेशन तक गया, फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया। हाँ जी, अच्छा, ठीक है। थैंक यू शांतप्पा जी, थैंक यू सागर जी। मैं अगला सवाल रिक्वेस्ट करता हूँ, मिस्टर दिनेश घाटगे जी, आप पूछ सकते हो। दिनेश घाटगे, तुमचा प्रश्न विचारू शकता तुम्ही। मिस्टर दिनेश घाटगे। हॅलो, आवाज येतोय? हा, हो, येतोय. हिंदी किंवा इंग्लिश मधनं विचारलं तर चांगलं होईल आपला प्रश्न. Yes, my society has 143 tenements. We are done about Dean Convents, but builder who has promised us to give certain amenities which he is refusing for some reason or the other. We have approached him with letters, reminders, but he is not ready to do it. Second question is, for Dean Convents, every procedure is completed, and and we applied for Sadbar. But we are told by the association that the Dean Convents order is done, there is no need to go for Sadbara. We have approached Talati, we have been fighting that case for 1 year, but nothing has been done. Can you guide me on this? Yeah. Actually, अभी देखिए, if your deemed conveyance has been completed, yes, then you just take the copy of that, submit it to the Talati office. Okay. Yeah. Actually, by law, it has to be automatically updated record has to be done by the Talati. Right. But Talatis are not doing for their own interest. Okay. Okay. But you can do one thing. You make one application under RTI. Okay. And ask that what is the status of my this thing registration, my transfer of this land on our society's land. Right. And you make one complaint to the Tahsildar that this Talati is not doing. Okay. Okay. And Okay. first you make one complaint. After making complaint, after waiting 1 month, make one RTI application to the Tahsildar. Then Okay. Tahsildar has to reply. And first apply for Tahsildar and then wait for 1 month and then go for yeah, Talati.
No. You have to apply to Talati. Okay. And you might have applied. Okay. Yes. But he might not have given a receipt that application has been received. Okay. Okay. I'll check. Okay. If received, Yeah. Tahsildar. Okay. 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 And even as per, you can even make complaint to the collector also. So Okay. collector can take that thing as he has not discharged his proper duties, and he Okay. can take action on him. Okay. Okay, so that way you can go ahead. And what was your second question? That amenities. Amenities. So yeah, now if it is more than 2 years, okay, so then you have to approach to the civil court only. That's the only way out. Yeah, because within 2 years you can go to the consumer court. Okay. This is for all people. You should act fast, and still there may be some ways. You just case to case we can just see it and we can guide you. Okay. Okay. In fact, that particular first question, our federation has given me stating that if a deemed conveyance has been done, they are circular to give it to Talati, which I gave it to Talati, saying that has been done, but still is not doing it. And the case is going 1 year. We have about 6 hearings has been completed in Talati office also. Talati office. Actually, Talati should not do that. So you make complaint to the Sida to Tahsildar and collector. Okay. 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 Thank you. And what you do, I will, for all people, just guiding you. Yeah. If any problem particular to the any state government or MSCB or something, there is one Grahak Savrakshan Kaksha. The chairman of that Kaksha is collector. And Akhil Bharatiya Grahak Panchayat, some representatives are there. They are conducting monthly meeting, and such big questions we ask them. So they collector direct them to do these things. Okay. So any questions are there, you please come to the Grahak Panchayat. Yeah, I'll come. Sri Vijay Sagar, sir, I have a presentation on the membership of Akhil Bharatiya Grahak Panchayat. If you allow me, in 5 minutes, I will just make that. Is that okay? नायर जी आप बात कर रहे हैं क्या? हाँ, ठीक है. If it is for 5 minutes, you can, because then we will also have quite a few questions which will take it up in next 10 minutes. So please proceed. Can you give me the hosting rights? हाँ. Rahul, I would suggest कि let's finish the 3 or 4, 5 questions and फिर नायर जी को pass on कर देते हैं. So that we get a. हाँ, that is a better idea. Is that okay with you, नायर जी? Yes, yes. एक अच्छे सवाल लेते हैं हम लोग और फिर आपका प्रेजेंटेशन रखते हैं तो शायद और ये हो जाएगा. Sure. मैं एक सवाल आया है नीलेश सातव जी का, तो बहुत बड़ा सवाल है. अगर नीलेश सातव जी आप यहाँ पे हो तो आप प्लीज अपना सवाल पूछ सकते हो. मिस्टर नीलेश सातव. हॅलो. हाँ बोला निलेश सातव जी. सर मी जागा डेव्हलप साठी दिली होती, जेवी साठी. हॅलो. ओके. हाँ बोला. हा सर, जेवीला जागा दिली होती तर बिल्डरने काय केलेलं आहे, प्लॅन नुसार बांधलेलंच नाही आणि पार्किंग मध्ये पण बांधलेलं आहे आणि वरती ओर मजले पण चढवलेले आहेत. आणि बिल्डर म्हणजे आम्हाला याच्यामध्ये त्यांच्या विकास करारामध्ये लिहून दिलेलं आहे की बिल्डर आम्हाला आमच्या सोसायटी म्हणजे माझे फ्लॅट मला त्याच्या खर्चाने ग्रामपंचायतला मिळकतची नोंद करून देईल आणि कम्प्लिशन सर्टिफिकेट देईल, MIDC पाणीची सोय देईल. तर यांनी कोणत्याच गोष्टी केलेल्या नाही आणि बिल्डर फोन उचलायला टाळाटाळ करतोय. आता ही तुमची कंप्लेंट केस कधीची आहे? हे तरी एक 8-9 वर्ष झाली सर याला. 8-9 वर्ष झाली. अच्छा. कारण काय आहे की 2 वर्षाच्या पुढे कंझ्युमर कोर्टात येत नाही, पण तुम्हाला सिव्हिल कोर्टची रिमेडी ओपन आहे. तुम्ही ग्राहक पंचायत हे लॉकडाऊन उठले तर एकदा फोन करून या, तुम्हाला आम्ही गाईड करू काय करायचं ते सांगू. ओके सर, थँक्यू सर. अजून एक प्रश्न आहे जो सुरेश पंधारे यांनी विचारलाय की बिल्डर इज रिलक्टंट फॉर कन्वेंस डीड. सो व्हाट शुड बी डन? अभी एक्चुअली अगर बिल्डर कन्वेंस डीड नहीं कर रहा है तो पहला एक तो आपका अगर सोसाइटी रजिस्टर है तो सोसाइटी में एक ठहराव करने का और ठहराव करके चेयरमैन को उसके राइट्स लेने के और वहां से एक नोटिस शूट करने का सोसाइटी लेटर हेड पे, और वो
within 1 month you do the conveyance, else we will take appropriate legal action करके। तो बाद में डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास आप एप्लीकेशन करके वहाँ डीम कन्वेंस की प्रोसीजर कर सकते हैं। अभी आपने पहला ही एक क्वेश्चन जिन्होंने पूछा था तो उन्होंने डीम कन्वेंस करके लिया है, तो ऐसा डीम कन्वेंस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, मैं अगला सवाल मीनल बोधानी जी को पूछने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मीनल बोधानी जी, आप है वहां पे? मीनल बोधानी जी, ठीक है। मैं पूछना चाहता, हीरा भंडारे जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हीरा भंडारे जी, हेलो। ओके, शायद वो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ, आई एम हीरा भंडारे स्पीकिंग। या प्लीज गो अहेड। हाँ, या sir, we have the question. We have purchased the flat in 2009 and possession in 2010. And that time the builder has shown us the plan where amenity space was in front of my building. And that was supposed to be a elders park. At that time he told exactly like this. Now we seem that he has sold out that plot, and hotel business is starting there, big hotel, because of which my building is getting completely impacted. And we have means he has literally grabbed the plot, and now he has started the hotel construction. Just because of now this lockdown, the work is stopped, but otherwise it is a 16-story building coming in front of my 5-story building. ओके, नाउ अगर ये ओपन स्पेस है और आपका लेआउट पहले अगर सैंक्शन था और उसमें अगर ये ओपन स्पेस दिखा है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, मेरा एफबी पेज पे भी मैंने डाला है, ओपन स्पेस कैन नॉट, इवन गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, ओपन स्पेस कैन नॉट बी सेल और ट्रांसफर। It is amenity space. He has shown amenity space. हाँ, amenity space में that is for amenities purpose, and all that amenities as per the development control rule it should be okay. So what are the amenities specified in that rule, that only he can give, and that amenity space actually he has to give it to corporation if it is in corporation area where it is your where it is. So that is what, when we complain to corporation is telling that he has purchased this land from us and handed over some other project. That is what corporation is telling. Under RTI you take all the documents, okay, and corporation cannot sell that land. So you can sue the without corporation our concern. also. How can they sell it and then builder is handing over somewhere else? So this is all we are completely confused. And actually, we have put RTI also. I got your question. So these things are happening. I know it. So what you can do, you take all the information from corporation, and under RTI already you have gathered. So you file you just consult one lawyer who is doing property related things, and file FIR against that officer of that corporation if he has done that thing, because this amenity space they have to give for public, large public, not for private use. But you and I congratulate you for fighting good cause. Thank you. Okay. The next question I will ask Mr. Vilas Thoser. Mr. Vilas Thoser जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार साहेब। हाँ नमस्कार। हॅलो। हाँ नमस्कार। मला ते विचारत होतो, नमस्कार, डीओटी जे केली आपण, डीओटी जे रजिस्ट्रेशनच्या वेळेस डीओटी असल्यामुळे होत नाही का? हा, टीओटी म्हणजे ट्रान्सफर ऑफ टेक्नॉलॉजी, काय कसलं कुठलं टीओटी आहे तुमचं? नाही फ्लॅट, हॅलो, नाही फ्लॅटचं ऍग्रीमेंट असतं। फ्लॅट ठोसर साहेब, तुमचा प्रश्न थोडा जरा स्पष्टीकरण करून सांगा म्हणजे लक्षात येईल। आम्ही जर फ्लॅट स्कीम मध्ये फ्लॅट घेतले
ओके. त्यावेळेस आमची रजिस्ट्री झाली आहे पूर्ण. हा. तेव्हा मी सोसायटी रजिस्टर करायला गेलो सहकार ऑफिसमध्ये. हा. त्यांनी माझ्या जे डीओडी होती, डीओडी मुळे त्यांनी सोसायटी रजिस्ट्रेशन करण्यास नकार दिला. टीओटी म्हणजे काय मला थोडं कळलं नाही तुमचं, म्हणजे त्यात काय होतं ऍग्रीमेंट मध्ये काय मेन्शन कर? डीड ऑफ डिक्लेरेशन. अच्छा, डीओडी. हा काय, हा ते कसं असतं की तिथं एक संस्था झालेली आहे अपार्टमेंट. डेड ऑफ डिक्लेरेशन म्हणजे अपार्टमेंट. तर अपार्टमेंट झालेलं असतं त्यावेळेला तिथे दुसरी सोसायटी होऊ शकत नाही. तर ते डीड ऑफ डिक्लेरेशन तुम्ही एक फक्त अपार्टमेंट डीड झालंय आणि डीड ऑफ डिक्लेरेशन असं दोन्ही झालं असेल तर जे लोकांनी अपार्टमेंट होल्डर आहेत त्यांना एकत्र करून ते कॅन्सल करून तुम्ही सोसायटी फॉर्मेशनला जाऊ शकता. ठीक है. ओके, थैंक यू वेरी मच. हम लोग अभी आखिरी 3 सवाल ले लेंगे क्योंकि नायर जी का भी प्रेजेंटेशन हमारे साथ है. तो बाकी बहुत सारे सवाल और बहुत सारे हाथ ऊपर आ रहे हैं सवाल पूछने के लिए. तो सभी से मेरी विनती है कि ये सभी सवाल तो हम लोग अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सागर जी के साथ या अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत समिति के वेबसाइट पे जाके आप वो सवाल पूछ सकते हैं या हमारे पास भी आपके सवाल शेयर कर सकते हैं. सागर जी, मैं लास्ट 3 सवाल लेने से पहले ये पूछना चाहूंगा कि अगर आपका कोई ईमेल आईडी भी है क्या कि जिसके ऊपर तो विजय सागर @abgpindia.com. एक 2 मिनट में एक बार नोट करता हूँ. विजय सागर @abgpindia.com. ये वेबसाइट थ्रू ही हमारा है एक्चुअली. और लोगों के लिए बोल रहा चाहता हूँ मैं अभी और एक चीज, हम अभी एयरफेयर लॉकडाउन में जो एयरफेयर का प्रॉब्लम आ रहा है तो एयरफेयर रिटर्न के लिए एक सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल कर रहे हैं लॉकडाउन पीरियड का. तो वो ABGP इंडिया की इसमें आप टिकट्स और डिटेल भेज दीजिए. वी विल डू इट. ओके. आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर जगताप ज्ञानदेव जी. जगताप ज्ञानदेव जी, तुम्ही तुमचा प्रश्न विचारू शकता. ज्ञानदेव जगताप जी. मिस्टर गोरक्ष ढोरे, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. हॅलो, मी जगताप बोलतोय. हा, बोला. हा, तर आमची एक सोसायटी आहे, त्याच्यामध्ये 4 बिल्डिंग तयार झालेल्या आहेत. सोसायटी रजिस्टर झाली, परंतु बिल्डरनी अजूनच त्याचं कन्स्ट्रक्शन चालू आहे. हे चालू शकतं का असं? सोसायटी काय माहितीये का, बर का, प्रश्न कळला तुमचा. लेआउट जो आहे ना, सँक्शन लेआउट, सँक्शन लेआउट मध्ये जर त्या बिल्डिंग असतील तर तो कन्स्ट्रक्शन करू शकतो. मग तो किती दिवस असा विकू शकतो कन्स्ट्रक्ट करून? आता तुम्ही डेव्हलपमेंट अग्रीमेंट दिला असेल, त्यात मध्ये सगळं दिलं असेल, त्यात पिरियड पण असेल, तर त्यानुसार ते असतं. तर तुमचा लेआउट जो मंजूर असतो, कॉर्पोरेशननी मंजूर केला असेल किंवा PMRD ने, तो PMRD अगोदरचा आहे. मग तो लेआउट टाउन प्लॅनिंग कडचा असेल तर टाउन प्लॅनिंगने जे दिले त्याप्रमाणे ते होत. परंतु त्यांनी परत ज्या अम्युनिटीज आहेत ना त्या दिलेल्या नाहीत, कारण गेली 10 वर्षापासून प्रकल्प चालू आहे, अजून कन्स्ट्रक्शन चालू आहे. सोसायटी स्थापन केली, परंतु जे रोड किंवा हे करायचं किंवा पाण्याची व्यवस्था ही केलेली नाही. मग ते आता आम्ही याच्यात जाऊ शकतो कंझ्युमर. तुम्ही त्या केसमध्ये कंझ्युमर कोर्टात जाऊ शकता. पहिल्यांदा जो माणूस राहायला येणार, फर्स्ट पर्सन, त्या माणसाला सगळ्या फॅसिलिटीज द्यायला पाहिजे. तो 10 वर्ष धुराला खात बसणार नाहीये. त्यामुळे तुम्ही कोर्टात जाऊ शकता. फर्स्ट डेलाच तुमच्याकडे सगळं पाहिजे. फर्स्ट डेलाच पाहिजे. हो, त्या केसमध्ये तुम्ही कंझ्युमर कोर्टात जाऊ शकता कंटिन्यू कॉज ऑफ ऍक्शनच्या अंडर, कारण अजूनपर्यंत तुम्हाला दिले नाही असं. दुसरी गोष्ट सर असं आहे, आमची सोसायटी दुसरी जी आहे ती बरेचसे डिफॉल्टिंग लोक आहेत, तर त्याच्यामध्ये 101 प्रकरण करून DDR मार्फत वसुली दाखला घेऊन जप्तीचे प्रकरण केलेले, तर ते 22 लोकांवरती जप्तीचं प्रकरण आणले. तर त्यांचं म्हणणं असं आहे, बाकीच्या लोकांचं, त्यांच्यावरती 21% व्याज लावलेलं आहे. तर बाकीचे लोक म्हणतात त्यांना 21% लावले, तर बाकीच्या लोकांना का लावत नाही तुम्ही? कारण आमची सोसायटी अशी 18 लाख रुपये बाकी, तर मग हे बाकीच्यांना बी आम्ही व्याज लावू शकतो का? कसं आहे माहितीये का, मॅक्झिमम 21% व्याज तुम्ही कोऑपरेटिव्ह ऍक्ट नुसार लावू शकता. ओके,
आणि हे जे तुम्हाला जो खर्च झालाय वसुलीचा तो हा, देखील हा, त्या हा. लोकांकडनं तुम्ही वसूल करू शकता. आता हो, हो. तुम्हाला हे ज्यांनी गाईड केलंय त्यांनी फार चांगलं गाईड केलंय आणि तुम्ही चांगली स्टेप घेतली आहे, कारण बऱ्याच सोसायटी हे करतच नाहीत. हो 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 ड्युटी आहे प्रत्येकाची देण्याची, त्यामुळे ते हो, हो. द्यायलाच पाहिजे. आणि तुम्ही तुमच्या जनरल बॉडीमध्ये ठराव करून तुम्हाला 21% पर्यंत जे काही व्याज आहे ते तुम्ही मागू शकता. जनरल बॉडी पास झालं की त्या रजिस्ट्रारला ते मिनिट द्यायचे, म्हणजे ते अप्रूव्ह होऊन जातात, तर तुम्हाला फायदा होईल. नाही नाही सर, मला असं म्हणायचं, कारण आम्ही ते वसुली दाखला जो दिलाय ना आता, हा. ऑलरेडी एक्झिक्युशन झाले कोविडच्या अगोदरच. बर, ठीक है जगताप साहब, पुढचा प्रश्न मी प्रमोद घाटे जी इनको आमंत्रित करता हूँ. प्रमोद घाटे जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. हॅलो. हा नमस्कार, बोला. हॅलो. हा बोला बोला. हा नमस्कार सर. आवाज येतोय सर? हो 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 येतोय. आपण जर का हिंदीत किंवा नमस्कार. इंग्लिश मधनं विचारलं तर बरं होईल, म्हणजे बाकीच्या हा, इतर बाकीला कळेल. हा चालेल सर. सर आमची एक सोसायटी आहे, one of my society having tenant of 128 and the builder is not going to do the convince deed, but once we can meet he has said that I will do it, but once again he said that we are managing the all documents and then we'll proceed for the convince deed, but still is not the project is also not completed, even though the just like Bhogota Patra or completion certificate, that one, the completion certificate is also part completion, and some of the place is also vacant in that area. Parking is also not given in that. So many amenities also, only his temporary amenities given. In our basis, we have to complete that amenity very soon. But still, it is 15 years it's happening. But no, builders are not approaching. Only he said, we will do that, we will do that. How to proceed for this convince deed? One question. Another question is the plot area is we can, as a form the society 2009. Our society is formed 2009, and vacant area is not any plan sanction or anything else. He is right to for this place. एक्चुअली ऐसा है, जस्ट सी, अगर आपका सोसाइटी रजिस्टर किया नहीं है या आपका जो एम्यूनिटीज है दिया नहीं है उसने अभी तक, तो पहला उसके साथ आप नहीं सर, सोसाइटी इज फॉर्मेशन इज ओके ओके, सोसाइटी इज रजिस्टर्ड, तो थ्रू सोसाइटी ओके गिव हिम वन नोटिस फॉर कन्वेंस, और वो कन्विंस नहीं कर रहा है तो डीम कन्विंस के लिए आप डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास अप्रोच हो सकते हैं. फिर एक सोसाइटी में एक ठहराव करके एक आपका लीगल बॉडी या ऐसा एक फॉर्म कर दीजिए और उनको राइट दीजिए, और उसमें पूरा डेटा इकट्ठा कर दीजिए सोसाइटी से कि किसको लेट पोजीशन है, क्योंकि लेट पोजीशन मिला तो उसको घर भाड़ा, उसका इंटरेस्ट वगैरह वो सब है, तो मेरा नोटिस का फॉर्मेट आपको देंगे तो आपको पता चलेगा उसमें. ओके सर, वो सब चीज आप उसमें डाल दो, एम्यूनिटीज का कॉस्ट भी उसमें डालो और उसको डिमांड करो कि हमको ये सब दे दो, बट यू डिमांड इट एज ग्रुप ऑफ पीपल, नॉट एज अ सोसाइटी, एंड देन टू द कंज्यूमर कोर्ट, नो प्रॉब्लम. Sir, one question is that already three building already sanctioned. One of the building is last 10 years is only the one columns only is constructed, but still it's not because due to the legal condition. I don't know exactly this question. Ghateji, can you please reduce your questions, because there are other people who want to take up the questions. Yes sir, and yes we have sir. got a time limit. Yeah sir, yeah sir, only one query is that please make it quick. Construction, हाँ कंस्ट्रक्शन तो अभी एक बिल्डिंग का हो चुका है, यानी कि आधा है, आधा करके दिया है, और उसमें कुछ लीगल प्रॉब्लम है और एक वेकेंट जगह है और पार्किंग ही नहीं दिया, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, ये सब चीज आपका जो ये है लेआउट मंजूर किया हुआ, उसके हिसाब से आपको एक्शन लेना है उसके ऊपर और उसको डिमांड करना है. ओके सर, ओके सर, ओके सर. Thank you, Ghate sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Today's last question, I request Mr. Rajiv Deshpande. राजीव देशपांडे जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं.
राजीव जी. हॅलो, हा आवाज येतोय मला? हो, येतोय येतोय. थँक्यू विजय साहेब, तुम्ही गाईड केल्याबद्दल. ऍट द सेम टाइम सोसायटीने पण जे ऑर्गनाईज केलं ते अतिशय उपयोगी आहे. त्या दोघांचे थँक्यू. माझा प्रश्न असा आहे की आमची 1989 मध्ये सोसायटी स्थापन झाली. त्याच्या आधीच बिल्डरनी 2 जणांना अर्ध्याच्या वर पार्किंग एरिया विकलाय. वेदर इट इज लिगल? It is illegal. अच्छा, we can fight that in the court? Yes, you can fight it. Thank you very much. एवढाच प्रश्न होता. Thank you. चालेल, थैंक यू सो मच. अरुण नायर जी, आप आपका प्रेजेंटेशन दे सकते हैं 5 मिनट. वाह, ब्युटिफुल. शुभा, हे पार्थ, हे रेकॉर्डिंग करू शकतो ना रे? हो, रेकॉर्डिंग. नायर जी, ऑलरेडी या सगळ्या वेबिनारचं रेकॉर्डिंग चालूच आहे. त्यामुळे हे सगळं अपना हो गया तो हम लोग वो सभी के साथ हमारा यूट्यूब लिंक शेयर करने वाले. ठीक है, धन्यवाद राहुल जी, एंड ऑल्सो धन्यवाद टू सोसाइटी नाउ. तो आप लोगों ने सबने देखा रहेगा कि जो प्रॉब्लम्स है ये सबके सिमिलर ही है. ऐसा कोई चीज नहीं है कि हर एक का अलग प्रॉब्लम है, लेकिन ये सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि आप जिंदगी भर रहिएगा, आपको इसका सॉल्यूशन मिलने नहीं वाला है. आई एम टेलिंग इट टू यू वेरी फ्रैंकली, क्योंकि मैं पिछले 12 साल से हाई कोर्ट में you want a solution, you need to become a member of Akhil Bharatiya Grahak Panchayat. I am telling it to you all very clearly, friends, because the system is going to suck you. It is going to... I am sorry to tell you this. There are laws made in this country. It is regulators, but nothing happens. The recent RERA organization that has been made, that is MahaRERA. Okay? This particular organization has by now given more than 300 judgments, but very few have been executed. What it means is those people have not got their money. You spend the rest of your life buying a house. Okay, many of you will get heart attacks paying EMI, but you will not spend 100 rupees, 200 rupees to join an organization like Akhil Bharatiya Grahak Panchayat. I am sorry. This is the state of our country. If the builder asks you for VAT payment, for some tax payment, you will pay him 3 lakh rupees, but you will not ask for a receipt. So friends, you need to unite. There are at least 5 or 10 builder organizations, CRADAI, NACDAC, all of them lobby with the government, but not even a single organization that can lobby for the flat buyers. Only one organization, and that is Akhil Bharatiya Grahak Panchayat. You go to any political organization, okay, do some morcha, and they'll take the money from the builder and go away. The same thing is the story with the media also. They will publish few stories in the media, and later on the money starts coming in from the builder. So getting justice in this country is very difficult. I'm showing this slide deck to all of you. Please join Akhil Bharatiya Grahak Panchayat, become a member, start chapters in your organization. If you want justice, you go to the court as a member of Akhil Bharatiya Grahak Panchayat. So I'll just quickly run through this slide. Okay, why do you need Akhil Bharatiya Grahak Panchayat? If a vegetable seller cheats you for 20 rupees, you feel bad. But if the builder cheats you, you don't feel bad. Why? Because he's a very powerful guy. You will start shouting at the security guard if he doesn't supply water to you. But do you know the builder is the person who's supposed to supply water to you? We can spend the rest of our life fighting for justice in the various systems that we have. But if you need justice, you need to unite and fight this battle together. That is why we need Akhil Bharatiya Grahak Panchayat. It is the one and only organization that is representing the consumer today. It is the only organization representing the flat buyers in this country. Okay, what benefits do you get? We work together, we share knowledge, okay, we make our life better because we are going to spend our rest of our life, staying in that society. The website is down, I'm sorry, there is some technical problem. This is the website address, agbpindia.com. The membership is available. You can make an online payment. Okay, the membership form is here. Social media information. I'll tell you about the social media. Recently, the builders, they started an online campaign
okay, to force the government to bring in a moratorium in the completion of the flats. Okay, when they started the campaign on the change.org, you know, they have got 45,000 signatures. But if the same flat buyer starts a campaign on social media, you don't even get 35 members to sign up. So friends, you know, there will, you can put in hundreds of questions on this. We'll answer all of them. But if you want justice, you need to unite. So these are the links and the email IDs. You know, please join this trying to unite the flat buyers so the government gets up and wakes up to the problems of the flat buyers. Okay, the address is posted here. You know, we are located at Sadashipet. Okay, this is a phone number. This is a website. We have chapters now across Pune. Okay, so be smart. You join a chapter of AGBP in your area. We have a chapter in Kondwa. We have a chapter in Dhanuri, Aurora, area. There are multiple chapters, but the single office of Akhil Bharatiya Grahak Panchayat is there at Sadashipet. So this is all I wanted to add. I don't want to take much of your time. I hope the message is clear to all of you. Yes, how many of you are willing to join Akhil Bharatiya Grahak Panchayat as a member? As the membership, from all of you, please. Thank you very much, Rahulji and Sagarji. That's all. Yes. Thank you very much, Mr. Nair. It was a pretty clear, good and crisp presentation. And I thank you, Mr. Sagarji, as well, and to both of you from Akhil Bharatiya Grahak Panchayat कि आपने सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आज के पहले इसमें ही संबोधित किया और उनके सब सवालों के अच्छी तरीके से जवाब भी दे दिए। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को ये विनती करता हूं कि हम लोगों ने ये वेबिनार का पूरा रिकॉर्डिंग किया हुआ है। हम लोग आपके साथ इसका छोटा सा ब्यौरा और ये रिकॉर्डिंग 1, 2 या 3 दिन में आपके साथ शेयर करेंगे। प्लीज हमारे साथ थोड़ा बेयर कीजिए। विजय सागर जी ने और नायर जी ने उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, उनके ईमेल आईडीज, उनके वेबसाइट्स भी हमारे साथ शेयर किए हुए वेबिनार में, आप उसका जरूर फायदा ले लीजिए। तो इन शॉर्ट में ये बताना चाहता हूं कि आप सभी के साथ ग्राहक पंचायत है, आप उनके पास जरूर जाइएगा और आपके सोसाइटी में बाकी जो कुछ भी आपका सोसाइटी ऑटोमेशन और डिजिटल करना है, जिसकी वजह से आपका एमसीएम का काम और मेंबर्स का काम और आसान हो सकता है, आप सोसाइटी नाउ के साथ कनेक्ट हो सकते हैं कि जो हमारा मोबाइल ऐप आपके डे टू डे लाइफ, आपके सिक्योरिटी और आपके सोसाइटी ऑफिस और बाकी सभी एक्टिविटीज को नए तंत्रज्ञान के साथ ऑटोमेट करता है। मैं थैंकफुल रहना चाहता हूं सोसाइटी नाउ के फाउंडर मेंबर्स के साथ भी, जो तुषार झवर, करण ओसवाल और आदित्य झवर हमारे साथ है। और मैं यही कह के आप सभी लोगों से विदा लेना चाहता हूं फॉर टाइम बीइंग। So enjoy your weekend, enjoy your Sunday, and thanks for joining this webinar. Stay safe, be happy. Thank you so much. Thank you, Vijay Sagar ji, Nair ji. Thank you. For your time. Thank you so much. Okay, thanks. Chalo, bye. Bye. Thank you, everyone. Jai Grahak. Yeah, Jai Grahak.